Hello students, I am Pooja and welcome back to your own YouTube channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम फोकस्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर इन इंग्लिश मीडियम जिनके डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने कोई भी रैंडमली नहीं उठाए हैं बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर्स सजेशन के बेसिस पर इन्हें केयरफुली सेलेक्ट किया गया है। अगर आपने 10 वीडियोस को अच्छे से समझ लिया तो मान लो आपका एग्जाम में 80 to 90% सिलेबस, 80 to 90% पेपर यही से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अपनी एग्जाम में एंड आपको और किसी वीडियो की नीड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे। और हाँ, इस वीडियो में आप सबके लिए एक स्पेशल गिव अवे ऑफर भी है। ठीक है, वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो जो भी स्टूडेंट्स सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर्स निकलते ही हम इन्हें जो है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा बिकॉज विनर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारी लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं, आपके लिए 100% फ्री वीडियो सीरीज है। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहते हो तो इनका पेड वर्जन भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक पर जाकर आप नोट्स को बाय कर सकते हो। ओनली 50 रुपीज़ जो है वो प्राइस रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से लोग आते हैं आपको पता है? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका पूरे पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल सर्वेंट्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट, जुडिशरी, ठीक है, लोकल आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे लोग आते हैं। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट लीडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो हमारे देश को मैनेज करते हैं, लॉ ऑर्डर को मैनेज करते हैं और पब्लिक सर्विसेज जो लोगों को देते हैं, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीपल ओरिएंटेड रहता है, गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एंड अकाउंटेबल सर्विसेज। ठीक है, चलो पहला सवाल है, राइट एन एसे ऑन द हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी लेगेसी क्या रही है? लेगेसी वो लोग जिन्होंने हमारे देश के संविधान को एक ऐसे लेवल पर पहुंचाया है जिसे आज के लीडर्स जो है नहीं मैच कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आई एम श्योर हर चीज़ को नहीं मैं हाईलाइट कर पाऊंगी, बट आप इतने समझदार तो है, आपको पता है कि क्या क्या हमारी लूप होल्स हैं आज के टाइम पर। एक ऐसे टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स जो पैसे और पावर से बढ़कर देश के लिए सोचते थे, वो लोग। ठीक है, एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड कौन सा होता है? कॉलोनियल पीरियड वो होता है जब कोई एक पावरफुल देश दूसरे देश को कंट्रोल करे, मतलब कि जब भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल जमाया हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। सरकार का, संविधान का, डेमोक्रेसी का मतलब को मेंटेन करके रखना, डेमोक्रेसी के मीनिंग को मेंटेन करके रखना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। द ट्रेडिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज एक्सट्रीमली एंशियंट, हैविंग इवॉल्व्ड अक्रॉस वेरियस हिस्टोरिकल इपोचेस। अब देखो भाई, ओवर द टाइम देखो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत सालों तक रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही, डेमोक्रेसी बाद में आई है। ठीक है, बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेसी को कंफ्यूज कर देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत सालों से है और वो इवॉल्व होता है, अभी टाइम टू टाइम अपग्रेड भी होता है। एंशियंट टाइम की था, फिर मेडिवियल था, फिर कॉलोनियल पीरियड आया। जो हिस्टोरियन लेगेसी है हमारे इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा रिच है, एनकम्पासिंग न्यूमेरस स्टेजेस रेंजिंग फ्रॉम कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ठीक है, एंड द मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल एरा के दौरान जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक सिस्टमैटिक सिविल सर्विस भारत के अंदर बनाई विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसी इन एंशियंट इंडिया, सबसे पहला है कौटिल्यज एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल।
हमारे चाणक्य जी, चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी उनके शास्त्र कितने ज़्यादा काम आते हैं। एक ऐसे इंसान जो इतने इंटेलिजेंट थे जिसकी कोई हद नहीं है, आज के मॉडर्न एरा के अंदर भी उनकी हर एक स्ट्रेटजी काम पर आती है। आप किसी को भी ले लो, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में द स्टेट इज एक्सपाउंडेड अपॉन बेस्ड ऑन द सप्तंगा, यानी कि 7 लिम्ब उन्होंने थ्योरी दी थी, 7 लिम्ब थ्योरी दी थी उन्होंने। दिस थ्योरी कंप्राइजेज किंग, मिनिस्टर, टेरिटरीज, फोर्ट्स, ट्रेजर्स, आर्मी, कंसीव पावर एंड अलाइज। इसके अंदर उन्होंने 7 लोगों के बारे में बताया था। किंग, राजा, मिनिस्टर्स जो मंत्री होते थे, टेरिटरी यानी कि जनपदा जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा फोर्ट, फोर्ट यानी कि राजमहल, ट्रेजरी जो खजाना है, आर्मी और कंसीव कोवर्सिव पावर, हमारी कोवर्सिव पावर कितनी है, हमारी आर्मी कितनी है, सेनापति कितने हैं, ठीक है। और अलाइज, किन किन लोगों के साथ हमारी दोस्ती है, अलाई होते हैं वो। इट कंस्टिट्यूटेड अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एक साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने दिया था जो कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशियंट इंडिया वाज प्राइमरली सेंट्रलाइज्ड। जो एडमिनिस्ट्रेशन था पहले का वो सेंट्रलाइज्ड होता था, यानी कि आज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंट्रलाइज यानी कि उस टाइम पे भाई एक राजा होता था जो पूरे प्रजा को जो है, मतलब असली डिसीजन मेकर तो सिर्फ राजा ही होता था। कि आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ओके। किंग सर्व्ड एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अथॉरिटी। किंग सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी होता था एंड ऑल डिसीजंस रिमेन्ड अंडर हिज डायरेक्टर कंट्रोल। किंग के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल के नीचे सब कुछ होता था। किसको कितनी सजा मिलेगी, कितने साल की जेल होगी, इसने गलत किया है, सही किया है, ये सब किंग डिसाइड करेगा। दिस स्ट्रक्चर इंश्योर्ड यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रोल ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज लेवल पर, गांव के लेवल पर ए सिस्टम अकिन टू द पंचायत एग्जिस्टेड। एक पंचायत के जैसा ही सिस्टम एग्जिस्ट करता था टू मैनेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से एक इजी रेजोल्यूशन होता था लोकल इश्यूज का एंड रिप्रेजेंटेड एन अर्ली फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर देखो उस टाइम पर विलेज लेवल पर भी कुछ पंचायत जैसा ही सिस्टम बनाया था जो कि सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करते था, यानी कि एक इंसान के पास पूरी पावर नहीं होती थी, पावर को थोड़ा थोड़ा, अब चाहे छोटी मात्रा में ही से डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। अब भाई राजा है, ठीक है, राजा के पास इतना टाइम थोड़ी कि छोटी छोटी बातों के लिए वो मतलब कि आकर डिसीजन लेगा। अब किसी ने किसी को पीट दिया, उनकी तो लड़ाई होगी, ई हमको मारा, हम ई को मारा, ये सब करने के लिए राजा थोड़ी आएगा। राजा कहेगा भाई देखो तुम्हारे लिए मैंने एक ये लीडर दे दिया है, इसको अपनी दिक्कत बताओ, लीडर सॉल्व कर देगा तो ठीक है। लीडर भी मेरे दायरे में ही रहकर, मतलब भी लीडर को सिखाया जाता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है ये वो, बट उसको थोड़ा बहुत दे दी जाती है पावर, तो वो दिक्कत को वो लीडर सॉल्व करता है तो ठीक है। लीडर से भी सॉल्व ना हो तो मेरे पास आए, ठीक है। तो ऐसे होता था। अब भी एक ही गांव थोड़ी आता था राजा के अंदर, पता नहीं कितने कितने गांव आते थे, ठीक है। तो ये भी था एक रिवेन्यू सिस्टम, एक टैक्सेशन सिस्टम था एंशियंट इंडिया के अंदर जो कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। लैंड रिवेन्यू कंस्टिट्यूटेड द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टेट्स इनकम। लैंड रिवेन्यू जो था वो एक सबसे प्राइमरी सोर्स था स्टेट की इनकम का, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज जुडिशियल सिस्टम। पुराने समय में जस्टिस जो है वो डिस्पेंस्ड आइदर बाय द किंग हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव, या तो राजा देगा या फिर उसके जो भी उसके नीचे काम करते हैं चेले वो देंगे, ठीक है। ये जो जुडिशियल सिस्टम था ये ग्राउंडेड था ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ धंधा नीति, ठीक है, धंधा नीति, द साइंस ऑफ पनिशमेंट और कोवर्जन विच हेल्प मेंटेन सोशल डिसिप्लिन। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अब जो पुराना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव था। इसके अंदर जो वेल डिफाइंड डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर थे, एक डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ ऑफिशियल्स एंड इंश्योरिंग द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। एडमिनिस्ट्रेशन इन मिडीवियल टाइम, अब वो कौन सा था हमारा जो सबसे पहला था, दैट वाज ऑफ एंशियंट इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन लेगेसी किसकी थी, एंशियंट इंडिया के अंदर कैसे काम होता था, राजा था, राजा के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, छोटे मोटे डिसीजंस ये लेते थे, बड़े डिसीजंस ये लेते थे। सिस्टम जो है धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होने लगा, लेकिन सेंट्रलाइज था लेकिन समहाउ डिसेंट्रलाइज भी था क्योंकि पूरी पावर राजा के पास थी लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भी थोड़ी बहुत पावर थी, ठीक है। अब हम आते हैं मिडीवियल टाइम पे, एडमिनिस्ट्रेशन इन मिडीवियल इंडिया, ठीक है। द सुल्तनेट
एरा सिस्टम, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया गया और मिलिट्री सेंट्रिक किया गया। सुल्तान को एक सुप्रीम रूलर माना जाता था और मिलिट्री सेंट्रिक था कि भाई सुल्तान नहीं है तो मिलिट्री देखेगी, ठीक है। फिर आया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हाईली ऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है। जो मनसा बद्री सिस्टम था was a prominent feature of this administration, under which officials were assigned special ranks and salaries। सबको रैंक, अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रैंक बनाई गई और रैंक के हिसाब से सबको सैलरी दी गई। रेवेन्यू सिस्टम, द रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश्ड बाय तोदरमाल वाज हाईली इफेक्टिव। रेवेन्यू सिस्टम जो टोडरमाल ने किया था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। लैंड मेजरमेंट, टैक्स असेसमेंट वर कंडक्टेड ऑन साइंटिफिक बेसिस। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, द आर्मी प्लेड अ क्रूशियल रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी इन मिडीवियल एडमिनिस्ट्रेशन। इट सर्व्ड अ प्राइमरी पिलर ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी। ट्रेंड टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, इस पीरियड के दौरान भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है लिमिटेड स्कोप के अंदर फंक्शन करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन डाइवर्सिटी, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था अंडरवेंट चेंजेस, अब इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए पॉलिसीज़ और वेरियस रूलर्स के हिसाब से। भाई हर कोई रूलर आएगा पुराने के हिसाब से तो नहीं चलेंगे, वो खुद की कन्वीनियंट के हिसाब से, खुद की कन्वीनियंस के हिसाब से रूल्स को बदलेंगे ना। भाई कोई तो राजा होता था जिसको हर एक चीज़ पर कंट्रोल चाहिए कि इस गांव के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है पूरी जानकारी मुझे होनी चाहिए। वो क्या करेगा, वो सेंट्रलाइज सिस्टम बताएगा कि भाई छोटी छोटी बात भी मुझ तक आनी चाहिए, मुझे जानना है मेरे एरिया के अंदर क्या क्या हो रहा है। कुछ राजा होते थे जो लेजी होते थे, जिनको नहीं जाननी थी हर छोटी मोटी बात, तो वो क्या करते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव बना देते थे कि देखो भाई हर चीज़ के लिए मेरा सिर दर्द करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ दिक्कत को सॉल्व हो करो, और अगर तुमसे भी ना हो, 3-4 बार भी ना हो, तो फिर मेरे पास आना, ठीक है। तो हर किसी का अपना तरीका होता था रूल करने का। यहाँ से इट डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डाइवर्सिटी आया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी मल्टी डायरेक्शनल बना दिया, हर तरीके से उसको जो है उसकी भी टाइप्स बना दिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी टाइप्स होते हैं, हर कंट्री के अंदर अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, अब जब हम पर ब्रिटिशर्स का राज था तो कैसे काम चलता था एडमिनिस्ट्रेशन का। अर्ली ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, इनिशियली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल था नेचर के अंदर। कमर्शियल का क्या मतलब होता है, ठीक है। कमर्शियल का मतलब होता है, देखो कि जो पहले का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सिर्फ पैसे और बिजनेस ट्रेड के ऊपर फोकस था, ठीक है। उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उनको पैसा कमाना था, हमारी सोने की चिड़िया को लूटने का उनका सबसे बड़ा पर्पस था। ग्रेजुअली ये इवॉल्व हुआ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में, दिस लेड to development of administrative structure. Formation of Indian Civil Services ICS, following the events of 1858 British administration ने ICS को बनाया। This constituted the highest tier of administrative services। आज भी ICS है, इंडियन सिविल सर्विसेज है, जिसके अंदर हम जो है बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स करते हैं, NDA की है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सिस्टम, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया गया फॉर द सिलेक्शन ऑफ ICS। हाउएवर एज दिस एग्जामिनेशन वाज प्राइमरी कंडक्टेड इन इंग्लिश, शुरुआत में ही इंग्लिश में किया जाता था। द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस रिमेन्स लिमिटेड। अब भाई अंग्रेजी में होता था, अंग्रेजी भाषा ही हमें नहीं आती तो इंडियंस का तो पार्टिसिपेशन कम ही रहेगा, राइट। सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली सेंट्रलाइज था, जितने भी मेजर जो डिसीजंस थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही बनाते थे, विच रिजल्टेड इन लिमिटेड रोल ऑफ इंडियंस, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था कंस्टिट्यूट मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट यूनिट थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ही सर्व्ड एज द हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। भाई उसका काम था कि इस गांव के अंदर जितनी जगह है सबका रेवेन्यू कलेक्शन तुम लेके आओगे, इस गांव प्लस सिटी को मिला के। लॉ ऑर्डर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर। The primary objective of colonial civil services was to sustain British rule. British rule को sustain करने का था, rather than focusing on public welfare. Public welfare पर ध्यान देने के बजाय सिस्टम जो है कंट्रोल और रिवेन्यू सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान देता था। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। लीगल एंड फॉर्मल फ्रेमवर्क, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो इट वाज फाउंडेड अपॉन लॉज एंड रेगुलेशंस, लॉज और रेगुलेशंस पर बनता था। यहाँ से क्या हुई, यूनिफॉर्मिटी हुई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यानी कि सबके अंदर एक बराबर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया।
डेवलपमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एक ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया, ठीक है, उसे डेवलप किया गया, विच कंटिन्यू टू सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टू दिस डे। अब वहाँ पर एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया यहाँ, यानी कि वहाँ पर एक ना चेन बनाई गई पावर की, कि भी सबसे ऊपर मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, ये एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है जहाँ पर पावर को एक लैडर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहाँ पर सबसे ऊपर पावर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी ऐसे ऐसे पावर्स को जो है लाया जाता है, ठीक है। ये जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम था जो कि ब्रिटिशर्स ने जो है बनाया था, वो आज तक हमारे भारत के अंदर इंक्लूड किया गया है। ट्रेंड्स टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, जितनी भी पावर थी, ऑल पावर वर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्सिक्वेंटली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्ड वीक, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है कमज़ोर रहता गया। लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन, जो ऊपर की बड़ी पोजिशन होती थी वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड इंडिया के लोग थे, और यहाँ से जो है डिसकंटेंट शुरू हुआ। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की भारत के अंदर। पोस्ट इंडिपेंडेंस इम्पैक्ट, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भारत ने ये जो सिस्टम है इसे रखा और इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स ऑफ इट। अब इसी सिस्टम को रखा और इसकी के अंदर चेंजेस करते गए, उसको और ज़्यादा डेवलप करते गए। इन कंक्लूजन, जो हिस्टोरिकल लेगेसी है भारत एडमिनिस्ट्रेशन की, वो इमेंसली रिच और डाइवर्स है। डाइवर्स क्यों है? मुगल भी आए थे, हमारे खुद के चाणक्य भी रहे थे, ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा सल्तनत भी आई थी, तो सब ने अपने अपने तरीके से किया, और फिर बाद में ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है आज एंशिएंट इंडिया का, इट वाज सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ मिडीवियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्यूरोक्रेसी ऑफ कॉलोनियल एरा हैव कलेक्टिवली शिफ्ट, एंड मिडीवियल पीरियड और कॉलोनियल एरा ने दोनों मिलके आज हमारे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है। ऑल्दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंट्रोल, जो कॉलोनियल पीरियड है उसका काम था कंट्रोल जमाना, नॉनदलेस लेड ग्राउंड वर्क फॉर द रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिपेंडेंट भारत ने इस लेगेसी को अपनाया, ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ डेमोक्रेटिक, अब उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया डेमोक्रेटिक में एंड वेलफेयर ओरिएंटेड फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है। अब देखो, पहला फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन क्या होता है? ये एआरसी होता है जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, यानी कि एक जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है ये। इसे गवर्नमेंट ने 1966 आज़ाद भारत के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो है दिक्कतें देखी गई एडमिनिस्ट्रेशन की, और उन्हें ठीक करने के लिए एफिशिएंट, ऑनेस्ट, ऑर्गेनाइज्ड और पीपल फ्रेंडली सॉल्यूशंस दिए गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से स्टडी किए? सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंटी करप्शन मेजर्स को लिया गया, ठीक है। तो जो पहला फर्स्ट एआरसी है, इसके अंदर मेन जो इंडिया की गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी है उसको सुधारा गया, ठीक है। इतना समझ आ गया कि जो पहला ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है, जो हमारा पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, वो उन्होंने भारत सरकार के जो है ब्यूरोक्रेसी को और भारत सरकार को ठीक किया। जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, इसे 2005 के अंदर लाया गया, ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे वो वीरप्पा मोलई थे, ठीक है। वीरप्पा मोलई ने यह सब किया, और इसका काम था जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है भारत का, पहले में तो ठीक किया गया था भाई, सेंट्रलाइज सिस्टम था उसको ठीक किया गया, और दूसरे के अंदर इसी को जो है मॉडर्न बनाने के लिए, कुछ मॉडर्न और करंट नीड्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ चेंजेस किए, जैसे ई गवर्नेंस, इंटरनेट आ गया था, सब कुछ इंटरनेट के अंदर करना, वो सब इंट्रोड्यूस किया गया था। Briefly discuss the key initiatives undertaken to reform the Indian administration system. Administrative reforms implies making the governance system more effective. Administrative reform का काम होता है government system को effective, transparent और citizen centric करना, यानी कि government का हर एक काम लोगों के भले के लिए होना चाहिए। In post independence era, post independence के बाद the aim of improving administration in India, the government constituted two major commissions, दो major commission थे। पहला द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन जो कि 1966 में था, ठीक है, एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म जो कि 2005 में था। दोनों की दोनों कमीशंस जो है उन्होंने सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशंस दिए, कुछ ऐसे सजेशंस दिए कि भाई इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, विद द ऑब्जेक्टिव, अपग्रेड क्यों करना है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट हो सके, क्योंकि करप्शन तो काफ़ी टाइम से हमारा फेमस है,
ठीक है। रिकमेंडेशंस, अब पहली एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी। पहला कहा भी रिफॉर्म्स इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। जो पहली एआरसी है उन्होंने रिकमेंड किया इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। उन्हें कहा कि भी सबसे पहले अपना रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और प्रमोशन का सिस्टम सुधारो, ठीक है। इसका काम था कि क्वालिफाइड और कॉम्पिटिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कि एक तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी अच्छी लेकर आओ और ऐसे लोग लेके आओ जो उस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, सही लोगों को रिक्रूट किया जाए और सही लोगों को प्रमोट किया जाए। ये जो इनिशिएटिव है इसने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट और भी ज़्यादा थोड़ी सी स्पीड अप हो गई थी उस टाइम पर। स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमीशन ने एम्फेसिस डाला दैट मेकिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फोकल पॉइंट फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। भाई इस कमीशन ने कहा कि जब तक आप डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं सुधारेंगे तो आपका डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। देखो, देश किससे बनता है, गांव और शहरों से, ठीक है। अगर गांव और शहरों का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा तो देश कहाँ जाएगा भाई। देश और शहर से ही तो गांव और शहर से ही तो देश बनता है, करेक्ट। तो इसने रिकमेंड किया दैट द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मोर इफेक्टिव, कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दिस लेड टू इम्प्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस। Reorganization of administrative structure, emphasis was placed on the reorganization of governmental departments, government के departments पर और भी ज़्यादा emphasis डाला गया and the division of functions. This rendered the administration more systematic and streamlined. यहाँ से administration आपका और भी ज़्यादा systematic और streamlined हो गया. This reform was deemed essential for enhancing administrative efficiency. Public grievance redressal system, recommendation ये दी गई कि भी जो effective mechanism है लोगों की दिक्कतों को सॉल्व करने का, उसे और भी ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश किया जाए। यहाँ से पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन की रिलेशनशिप अच्छी होगी, क्योंकि भी देखो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बनाया गया है, लोगों की दिक्कत सॉल्व करने के लिए। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन सच में एक्चुअल में लोगों की दिक्कत सॉल्व करता है तो रिलेशनशिप उनकी अच्छी होगी, करेक्ट। रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एम्फेसिस डाला गया टू मेक बजटरी प्रोसेस एंड अकाउंटिंग सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट, कि भाई आप जितना भी बजट रखते हो, जितना अकाउंटिंग सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। यहाँ से एक इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा पब्लिक फंड्स का, जो जनता के लिए जितना पैसा दिया जाता है वो एक्चुअल में जनता तक पहुँचे, ठीक है। इस चीज़ का मेक श्योर करने के लिए ethics and integrity in the administration, the commission recommended measures to curb corruption. अब इसने जो है कुछ करप्शन को कम करने के लिए कुछ उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। फोस्टर ग्रेटर इंटेग्रिटी विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और भी ज़्यादा इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम हो, ये मेक श्योर करने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। यहाँ से सिग्निफिकेंट स्टेप्स उठाए इन द डायरेक्शन ऑफ गुड गवर्नेंस। रिकमेंडेशन इन द अब सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कि 2005 में था, उन्होंने क्या क्या, अब देखो क्या बताया था मैंने दोबारा, जो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए, ठीक है। उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें रिकमेंड की। अब ये जो सेकंड है ये उसको मॉडर्न करने के लिए क्या क्या दे रहा है, देखो एम्फेसिस ऑन गुड गवर्नेंस। जो सेकंड एआरसी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि गुड गवर्नेंस एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अगर अच्छी सरकार होगी तो लोग जो है ज़्यादा खुश होंगे। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डाला गया ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। एक्सपेंशन ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। रिकमेंडेशन डाली गई टू एनहेंस द यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज उस टाइम में आ गई थी, ठीक है। तो उनका प्रयोग किया जाए सही तरीके से ये गवर्नमेंट के अंदर। यहाँ से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन फास्टर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया और भी ज़्यादा इफेक्टिव होने लगा। रिफॉर्म्स इन द पब्लिक सर्विसेज, एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन द डिलीवरिंग टाइम बाउंड एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज टू सिटीजन्स। उनके ऊपर एम्फेसिस डाला गया कि डिलीवरिंग टाइम बाउंड क्या होता है कि भी काम को या तो कोई काम है या फिर कोई भी कोई भी फिक्स्ड चीज़ है उसको समय पर पहुंचाना, किसी भी काम को समय पर ख़त्म करना, तो और हाई क्वालिटी सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड करना। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया पब्लिक की नीड्स को लेकर। करप्शन कंट्रोल, इस कमीशन ने रिकमेंड किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोबस्ट एंटी करप्शन मैकेनिज्म्स। रोबस्ट एंटी करप्शन मैकेनिज्म्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। पर्टिकुलर एम्फेसिस डाला गया स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन सच एज लोकपाल एंड अदर रिलेटेड बॉडीज, ठीक है। लोकपाल क्या है, लोकपाल एंटी करप्शन बॉडी है, ठीक है। इसका काम होता है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है करप्शन केसेस को, ठीक
है। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, एम्फेसिस डाला गया कि भाई आपको जो है एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हैं उनको फिक्स किया जाए कि अगर आप इस पोजीशन पे हैं तो आपका ये काम है और इसकी जिम्मेदारी टोटल आप पे होगी। अच्छा काम है तो आपकी जिम्मेदारी, बुरा काम है तो आपकी जिम्मेदारी, आपको सजा भी मिलेगी। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। पुलिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, रिकमेंडेशंस बनाई गई टू रेंडर द पुलिस सिस्टम मोर सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव। एम्फेसिस डाले गए प्लेस्ड ऑन द फॉर्मल रिफॉर्मिंग ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। कंपैरिजन एंड इवोल्यूशन ऑफ द टू कमीशंस, जो कंपैरिजन क्या था, अब ये दो कमीशंस ने अपनी अपनी चीज़ें बताई, ठीक है, पॉइंट बताए, अब उनको कैसे कंपेयर करते हैं और इवैल्यूएशन क्या क्या रहा, इनके लगाने के बाद क्या क्या हमें फ़ायदा या नुकसान हुआ। डिफरेंस इन अप्रोच, जो फर्स्ट एआरसी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर फोकस करती थी और दूसरी जो है वो गुड गवर्नेंस और सिटीजन सर्विसेज पर फोकस करती थी। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, पहली एआरसी जो है लेस एम्फेसिस डालती थी टेक्नोलॉजी पर, दूसरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस डालती थी ई गवर्नेंस पर। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, जो सेकंड एआरसी है वो काफ़ी ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक थी और फर्स्ट जो वो ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स पर होती थी। सरकार के अंदर का काम कैसे सही होता है वो फर्स्ट एआरसी का काम था, और दूसरे में था कि सरकार के द्वारा लोगों के लिए क्या किया जाता है वो सेकेंड एआरसी का मेन था, ठीक है। अप्रोच टू करप्शन, दोनों की दोनों कमीशन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट करती थी, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस डाला करप्शन को कम करने में। हाउएवर सेकेंड एआरसी ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स दिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग मेजर्स को जो दिया, जैसे कि लोकपाल, ठीक है, उन्होंने लोकपाल एक एंटी करप्शन बॉडी को इंट्रोड्यूस किया जो कि ऐसे लोगों को पनिश करेगी। देखिए ना, हम कितने सालों से करप्शन को मिटाने के लिए हम क्या कुछ नहीं कर रहा है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, फिर भी करप्शन हो रहा है। नहीं लगता कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। दया, आगे पढ़ो, पेपर में दया नहीं आएगा, ये आएगा। स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये जो रिकमेंडेशन है सेकंड एआरसी की वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और मॉडर्न थी नेचर के अंदर, ठीक है। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेकंड के अंदर भी कभी कभी हो सकता है नहीं पॉइंट याद आए, तो गवर्नमेंट के अंदर मॉडर्न सिस्टम आज के अंदर क्या क्या चल रहा है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ये सब इम्प्लीमेंट करना, वो आप सेकंड एआरसी के अंदर लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इफेक्टिवनेस, दोनों की दोनों कमीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल डालती थी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के ऊपर, ठीक है। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ की इनिशिएटिव्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब ओवरव्यू क्या है, जो की इनिशिएटिव्स दिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए उनका ब्रीफ ओवरव्यू है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स को लागू किया, उनके दिए हुए पॉइंट्स को, और एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज किया जहां से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई, पेपर वर्क कम हो गया। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जैसे कि डिजिटल इंडिया एंड द प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज हैज सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अब सारा का सारा सिस्टम जो है आसान हो गया। पहले क्या होता था भाई, एप्लीकेशन किसी ने एफआईआर लिखवाई है, पेपर के अंदर किसी ने लिख के डाली, अब पता नहीं कहाँ कौन सी बक्से के अंदर, कौन सी फाइल के अंदर कौन सा पेज मिलेगा, होगा भी नहीं होगा, या फिर उसे मिटाना कितना आसान हो जाता है। लेकिन आज क्या करना है, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खोलना है, जल्दी जल्दी टाइप करना है और फिर जो है वो भी उसको सेव कर दो फाइल के अंदर, अब सर्च कर लो, ये आ गई फाइल, कितना ज़्यादा टाइम बचता है, ठीक है। और उसे इरेज करना भी काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं कहूँगी इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी हमारा उतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बट काफ़ी मुश्किल है, एक नॉर्मल इंसान इन चीज़ों की एक्सेस नहीं ले सकता, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे आगे और अच्छा होगा, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। Public service reforms. The introduction of Citizen Charters and Service Guarantee Act has led to an improvement in the quality of public services. ठीक है, जैसे सिटीजन चार्टर्स बनाए गए, सर्विस गारंटी एक्ट जो है इनको लाया गया, यहाँ से हमारी पब्लिक सर्विसेज की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा, सिटीजन चार्टर्स क्या होते हैं? देखो, सिटीजन चार्टर ना एक डॉक्यूमेंट है, सिटीजन चार्टर एक डॉक्यूमेंट का नाम है जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ड्यूटी बताई गई है, भाई एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो ये सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट ऑफिस आपको प्रोवाइड करेगा वो सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं और सिटीजन के राइट बताए हुए हैं कि भी ये जो सर्विसेज आपने दिखी हुई है इसमें सिटीजन्स का क्या क्या राइट है, ठीक है। एंटी करप्शन मेजर्स, एफर्ट्स डाले गए करप्शन को कम करने के लिए थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज लोकपाल एंड अदर ओवरसाइट बॉडीज।
डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नेंस जो है वो बोल्स्टर्ड बाय स्ट्रेंथनिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और भी ज़्यादा जो है इफेक्टिव हो गई जब पंचायती राज सिस्टम आया। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ही इंसान के पास पावर ना होना, पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, इनहैंस्ड ट्रांसपेरेंसी, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज़ रेंडर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की, अब हर एक तो नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होती हैं, गवर्नमेंट को नेशनल इंटरेस्ट के लिए बचा के रखनी होती है, लेकिन फंड्स को लेकर, पब्लिक फंड को लेकर, ठीक है, बजटरी को लेकर, फाइनेंस को लेकर पब्लिक को पूरा अधिकार है इन इंफॉर्मेशन के बारे में जानने का। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है बहुत ही पॉजिटिव था, क्योंकि आज भी आरटीआई जो है बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है, तो एंड काम भी करती है ऑनेस्टली। ठीक है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन डाला है। इन कंक्लूजन जो पहला और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस डाला है टू द रिफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फर्स्ट एआरसी है ये फोकस करता था एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए, और सेकेंड एम्फेसिस डालता था अच्छी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया और रिस्पॉन्सिव हो गया है। ठीक है, हाउ डज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कितना बड़ा रोल प्ले करता है, कृपया बताइए। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द पीएमओ एंड द कैबिनेट सेक्रेटरीट इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। क्या रोल है पीएमओ का और कैबिनेट सेक्रेटरीट का पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर भारत में। ठीक है, चलो अभी इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। अच्छा, कैबिनेट सेक्रेटरीट पता है क्या आपको? तो ये एक ऑफिस का नाम है, कैबिनेट सेक्रेटरीट। ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स आकर बातें करते हैं और काम करते हैं एक साथ बैठ के। आई वंडर क्या काम करते होंगे। चलो भाई, इंट्रोडक्शन। जो पीएमओ है वो एक पाइवोटल एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन है हमारे भारत की सरकार का, जो कि असिस्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अप्रूव भी तो करनी होती है ना जो पॉलिसी होती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर की जो कि असिस्ट करता है भारत को, प्राइम मिनिस्टर को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन में एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ये एक प्राइमरी हब होता है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है एक एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ऑफिस है ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अंदर इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर बैठती है एंड फोस्टर्स हार्मनी अमंग द वेरियस मिनिस्टर्स। द रोल ऑफ दीज टू इंस्टीट्यूशन, ये जो दो इंस्टीट्यूशन है पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरीट, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट और कोऑर्डिनेटेड बनाने के लिए। ठीक है, मेन रोल एंड फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का क्या रोल है और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस टू द प्राइम मिनिस्टर। जो पीएमओ है वो एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्राइम मिनिस्टर को पॉलिसी फॉर्मुलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग करने में। इट स्ट्रीमलाइंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये आसान कर देता है बाय गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस मिनिस्टर्स। भाई ये क्या करता है, ये पीएम का काम आसान कर देता है। भाई पीएम कहता है यार पॉलिसी बनानी है, पहले फाइनेंसिस का पता करो, तो यह क्या करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन जाके अलग अलग मिनिस्टर से बात करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करेगा, और भाई एक बार फंड्स की बताओ, पिछले साल कितने कहाँ पैसे लगे थे, कहाँ कहाँ लगे हैं, हमको रिपोर्ट दिखवाइएगा। ठीक है, समझे बाबू। हब फॉर द पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। द पीएमओ एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन अमंग द पॉलिसीज ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स। अब जो पीएमओ है वो कोऑर्डिनेशन रखता है पॉलिसीज और वेरियस मिनिस्टर्स के बीच में। भी कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर क्या मतलब है, ठीक है, पॉलिसी क्या है भाई, अलग अलग मिनिस्टर में। अब देखो हर स्टेट की ना अलग अलग मिनिस्टर होते हैं और उनके पास पूरी पावर होती है किसी भी पॉलिसी को बनाने की। उनको अप्रूवल चाहिए होता है वो अलग बात है, लेकिन उनके अंदर पूरी पावर है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखता है। दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसी ऑफ फॉर्मुलेशन अराइजेज एंड द पोटेंशियल फॉर द कॉन्फ्लिक्ट इज मिनिमाइज। लड़ाइयाँ कम होगी, हमारे मिनिस्टर्स कितनी अच्छी लड़ाई करते हैं ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी और पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो बढ़ती रहेगी। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर और कुछ भी और ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर विमेन के लिए एक हर महीने कुछ पैसे वो विमेन को प्रोवाइड करते हैं। आई एम श्योर दिल्ली के अंदर भी ये है जहाँ पर 2100 जो है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं ऐसी विमेन को जो 23+ एज में है, ठीक है, जो कि अनएम्प्लॉयड है,
एंड एजुकेटेड है, ठीक है। तो ये जो है एक अच्छा, जिस भी स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं पता थी ना, भाई सुधर जाओ, पेपर पढ़ना शुरू करो, ठीक है, इतने बड़े हो गए क्या काम करोगे। रोल इन की डिसीजंस, जो पीएमओ है वो काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन क्रिटिकल मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स के अंदर, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर का मेन काम क्या होता है भाई, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करके रखना, ठीक है। दिस रेंडर्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बोथ स्विफ्ट एंड इफेक्टिव। फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर प्रसाद, ठीक है। एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमी को मेंटेन करके रखना, नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना, ये प्राइम मिनिस्टर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, पीएमओ मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड और प्रोग्राम्स। पीएमओ जो है वो मॉनिटर करता है कि भाई जो स्कीम और प्रोग्राम हमने निकाली है उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस एंश्योर्स एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी। Crisis management, in the event of disaster or national crisis, the PMO takes prompt decisions to bring situations under control. Disaster नेशनल क्राइसिस के दौरान जो पीएमओ है वो डिसीजंस, प्राइमरी डिसीजंस लेता है सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबिलिटी बढ़ती जो है मेंटेन रहती है। रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस, द पीएमओ टेक्स पब्लिक ग्रीवियंस सीरियसली एंड इश्यूज डायरेक्टिव्स टू द कॉर्नर्ड डिपार्टमेंट्स फॉर देयर रेजोल्यूशन। अब पीएमओ जो है वो पब्लिक की दिक्कतों को सीरियसली लेता है, इश्यूज़ को, और फिर जो कॉन्सर्न डिपार्टमेंट है, भाई अगर कहीं पे फ्लड आ गया तो हमारा जो हमारा वेदर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है वहाँ पर भेजा जाएगा कि भाई देखो यहाँ पे दिक्कत चल रही है, यहाँ पर लोगों के लिए खाना, सेफ्टी, ये सब प्रोवाइड किया जाए, वहाँ पर जो है हर तरह का मतलब कि एस्केप रूट उनके लिए बनाया जाए। तो पीएमओ ऑफिस का ये काम भी होता है कि भी कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनको जो है अवेयर किया जाए कि क्या चल रहा है। रोल एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, अब कैबिनेट सेक्रेटरीट का क्या काम होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट करती है द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर की मीटिंग को ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। इट एंश्योर्स कोऑपरेशन अमंग द वेरियस मिनिस्टर्स के बीच में कोऑपरेशन रखने के लिए, देखो जो लोग ऐसे मिनिस्टर्स जिनको भारत के लोगों के लिए काम करना चाहिए वो आपस में लड़ रहे हैं, और किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनकी लड़ाई किस बात पे है, ठीक है। पर्सनल इश्यूज़ क्या है, एंड यू नो व्हाट, मैंने कहीं किसी पॉडकास्ट के अंदर सुना था, शी इज़ अ वो एक कैबिनेट की मेंबर है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ हर, ठीक है, बट उन्होंने कहा था कि आप वीडियो के अंदर, आप न्यूज़ के अंदर देखते हैं कि मिनिस्टर्स एक दूसरे के ऊपर चैं भैं लगे पड़े हैं, एक दूसरे को गालियां देने में लग रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पूरा, तुमने लोगों के लिए किया ही क्या है, यहाँ का बिल बताओ, पीएम मोदी जी आपने 2 लाख 2 करोड़ नौकरियाँ कही थी, कहाँ हैं 2 करोड़ नौकरियाँ, बताइए, जवाब दीजिए, ये वो कह रही थी कि सामने तो ऐसे लड़ते हैं और पीछे जब मैं दिखती हूँ तो कैंटीन में सब आपस में हंस बोल के बैठ के बतला रहे हैं। वो बोली मुझे समझ नहीं आया कि यार ये अभी जो 2 इंसान एक दूसरे को ऐसे लग रहा था कैबिनेट के अंदर खा जाएंगे, वो आपस में अभी लंच शेयर कर रहे हैं, ये चल क्या रहा है। तो अभी समझ रहे हो कि क्या चल रहा है, अब लोगों को दिखाने के लिए क्या हो रहा है और पीठ के पीछे एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है भाई, बच्चों बच के रहो। असिस्टेंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस देता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, ठीक है, फॉर्मुलेट मतलब बनाने में असिस्ट करता है, उनकी मदद करता है। यहाँ से पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, आसान हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस, इसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग कैबिनेट डिसीजंस टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स, कि भाई जो कैबिनेट के डिसीजंस हैं वो उस मिनिस्टर से लिवाए जाए। फॉर एग्जांपल अब भाई कोई डिसीजन लेना है कि भाई पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी बनाने के लिए भाई जो मिनिस्टर पॉलिसी बनाने के जो जिसके पास पावर है उसके पास कहेंगे कि देखिए जी हमारे पास ये है, इसका बताइए क्या करना है, ठीक है। फिर मान लो कि फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई चीज़ आ गई, फॉरेन मिनिस्टर से पूछा जाएगा कि जयशंकर जी ऐसा है, बताइए क्या करना है, ठीक है। तो कैबिनेट का काम होता है कि भाई कोई भी ऐसा कैबिनेट डिसीजन
जो कि एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को लेना हो तो उनसे कनेक्ट किया जाए और उनसे डिसीजन मांगा जाए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना। डिसीजन उन्होंने दे दिया है तो मेक श्योर करना कि वो चीज़ अप्लाई की जाए। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इट फैसिलिटेट्स द स्मूथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग वेरियस मिनिस्टर्स। ये फैसिलिटेट करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मिनिस्टर्स के बीच में चलती रहे, कि भाई मान लो भाई कोई किसी एक दो मिनिस्टर्स को मिल के कोई काम करना है, मिल के कोई पॉलिसी निकाली है, तो उनके बीच में स्मूथ जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है वो चलता रहे। ये कैबिनेट सेक्रेटरीट का काम होता है। दिस लीड्स टू इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। आपको क्या लगता है वो पीछे से पर्सनल डिस्कस कर लेंगे? नहीं, गवर्नमेंट का काम है तो भाई कैबिनेट क्यों बनाया है वहाँ पे आके डिस्कस करो। ऐसा नहीं है मिनिस्टर्स को खुली छूट है, मिनिस्टर बन गए तो कुछ भी करो, नहीं, उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। एमरजेंसी कोऑर्डिनेशन, एमरजेंसी सिचुएशंस के दौरान इट इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में वो कोऑर्डिनेशन करता है एमरजेंसी सिचुएशंस के दौरान। यहाँ से ये जो प्रॉम्प्ट डिसीजंस है इनको बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी रोल, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर को कि भी, क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, हाईली टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होते हैं, उनके पास पूरी जानकारी होती है टेक्नोलॉजी को लेकर, पूरी हाईली एजुकेटेड होते हैं, लॉ एंड एनफोर्समेंट को लेकर वो बनते हैं। तो बहुत ही एजुकेटेड लोगों को ही ऐसी पोजीशन दी जाती है और वो लोग पूरी कैपेबल होते हैं प्राइम मिनिस्टर को सिखाने में, क्योंकि हमें पता है हमारे मिनिस्टर्स कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हाई लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन पर, ठीक है। रोल ऑफ पीएमओ एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। अब भाई पॉलिसी बनाने में पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरीट का कितना बड़ा रोल होता है। एक्सेलरेटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दोनों के दोनों जो इंस्टीट्यूशन है वो इन्हेंस और एक्सपीडेट करते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस, कि भाई जो हमने पॉलिसी निकाली है वो इफेक्टिवली प्रयोग की जा रही है कि नहीं। यहाँ से गवर्नमेंट को डिसीजन टाइमली मैनर में लेने में मदद करती है कि भाई टाइम से गवर्नमेंट डिसीजंस ले किसी भी चीज़ को लेकर। इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन, पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो कोऑर्डिनेशन लेके आती है वेरियस मिनिस्टर्स के बीच में। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैप्स इन पॉलिसीज बचता है। इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सेक्रेटरीट है, पीएमओ का ऑफिस है, ये अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को लेंगे और यहाँ से पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा साइंटिफिक और डाटा ड्रिवन बना देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पीएमओ जो है exercises oversight over policy formulation and implementation, while cabinet secretariat handles administrative coordination। ठीक है, ये तो आई एम श्योर समझ ही गए होंगे कि जो पीएमओ है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देगा कि भाई पॉलिसी बन गई है, अब लोग इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन पे काम करता है कि भाई उस पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पीछे से जो बैकग्राउंड में जो काम चल रहा है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट संभाल लेगा। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दोनों के दोनों जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के। जो भी बड़ा डिसीजन लिया जाता है भारत के अंदर वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लिया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है। Promotion of good governance, the role played by these two institutions renders the government system more transparent, accountable and effective, ठीक है। The significance of PMO in the strengthening Indian administration, centralized decision making power, PMO जो है वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पार्ट बना देता है। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा सेंट्रलाइज और इफेक्टिव होता है। देखो सिंपल सी बात है भाई, जो मेजर जो चीज़ें हैं, अगर बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो हमेशा प्रायोरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है क्योंकि पावर वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो पीएमओ है वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और भी ज़्यादा सेंट्रलाइज और इफेक्टिव होता है, क्योंकि देखो अभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को दे दो बराबर पावर, अब फिर दोनों एक दूसरे में लड़ेंगे, नहीं ये तुमने किया, नहीं ये तुमने किया। तो एक ही जगह के लोगों को प्रॉपर अकाउंटेबल रखा जाए, रिस्पॉन्सिबल रखा जाए, इसीलिए इसको सेंट्रलाइज किया गया है, ठीक है। एक्सपेंडेड ऑडिट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, थैंक्स टू द पीएमओ डिसीजंस आर टेकन स्विफ्टली एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सेलरेटेड। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीडिट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीडिट का मतलब फास्टर, ठीक है, क्विकली।
इम्प्रूव्ड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, इट एंश्योर्स बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस मिनिस्टर्स, अलग अलग मिनिस्टर्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे, ये काम दोनों का होता है, किसका, पीएमओ का और कैबिनेट सेक्रेटरीट का। इन्हांस्ड कैपेसिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ जो है वो इफेक्टिव लीडरशिप सपोर्ट देता है प्राइम मिनिस्टर को। रोल इन क्राइसिस मैनेजमेंट, इट फैसिलिटेट्स रैपिड डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर्स। जो पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरीट है, क्योंकि एक मेजर पावर है, तो जब भी कोई रैपिड डिसीजन मेकिंग होता है कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकते, तो पीएमओ एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो मेजर डिसीजंस को उसी टाइम पर इंस्टेंटली लेता है और हेल्प प्रोवाइड करता है डिजास्टर और क्राइसिस के दौरान। इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जैसे कि देखो, जैसे कि अपना ये हुआ था, कोविड-19 हुआ था, अब ज़्यादा टाइम नहीं था, तो कैबिनेट सेक्रेटरीट और पीएमओ ने क्या किया, 1-2 दिन के ही डिसीजन बनाया कि भाई लॉकडाउन रखा जाएगा क्योंकि बीमारी बड़े लेवल की है, ठीक है। इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, पीएमओ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव बना देता है। इन कंक्लूजन, जो पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरीट है, दो इमेंसली इंपॉर्टेंट पिलर हैं हमारे भारत के संविधान के, हमारे भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के। द पीएमओ इनहेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस बाय असिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो पीएमओ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी फॉर्मुलेशन और डिसीजन मेकिंग में मदद करके। और जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो कोऑर्डिनेशन करता है अलग अलग मिनिस्टर्स के बीच में, और ये जो कंबाइंड रोल है इन दो इंस्टीट्यूशंस का, ये हमारी भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेंथ वाला बना देता है, प्रोपेलिंग इट फॉरवर्ड टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है। Next question is, what do you think by the term budget? Discuss this in specific context to the performance-based budgeting. Budget क्या होता है? Describe the various types of budget and examine the key stages of the budgetary process in India. चलिए भाई, budget is a financial document in which the government presents a detailed statement of its established income and expenditure of a specific period. देखो, ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है, एक ऐसा कागज होता है जिसके ऊपर भारत सरकार एक डिटेल स्टेटमेंट लिखती है कि भाई हमें इनकम इतनी हुई है, मतलब हमने टैक्स इतना लिया है और इसको एक साल में कहाँ कहाँ लगाया है। ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जहाँ पर जितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वहाँ पर उनको पहुँचाया जाए। द प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन। ठीक है। फिजिकल डिसिप्लिन यानी कि गवर्नमेंट का डिसिप्लिन, भाई मनी हो गया, टैक्सेशन हो गया, इनकम स्पेंडिंग, इन सब का डिसिप्लिन रहे। ठीक है। तो जहाँ पर फॉर एग्जांपल भाई जहाँ पर रोड की कमी है, जैसे आज भी भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर भी प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, रोड्स नहीं है अच्छे, पहाड़ी एरियाज़ में आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिल जाएगी। ठीक है। अब बजट इज़ नॉट मियरली एन अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ये सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर का ही नहीं होता, बल्कि इट सर्व्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज। भारत सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है, सोशल और डेवलपमेंटल क्या क्या एक्टिविटीज़ रही है, क्या क्या उन्होंने पॉलिसी निकाली है, यानी कि पैसा कहाँ कहाँ लगाया है, बेसिकली वो पैसा कहाँ कहाँ लगाया उसकी हर एक डिटेल में जानकारी बजट के अंदर होती है। ठीक है। कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में इंक्रीजिंग एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग पर आजकल बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसिस डाला जाता है, इंपॉर्टेंस डाला जाता है। अ सिस्टम जहाँ पर बजट इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटकम्स एंड रिजल्ट, जहाँ पर आपके बजट का जो इम्पोर्टेंस है वो आपके आउटकम और रिजल्ट से पता लगता है कि आपने चाहे पॉलिसी के अंदर कितना ही पैसा लगाया हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट और आउटकम बताओ, क्योंकि वहीं से ही आपकी असली वैल्यू आपके बजट की पता लगेगी। ठीक है। मेन बॉडी पर आते हैं, मेजर टाइप्स ऑफ बजट। पहला है ट्रेडिशनल बजट। इस तरह के बजट में जो है इनकम एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एक्चुअल रिजल्ट और आउटकम। अभी ट्रेडिशनल बजट के अंदर भाई पैसा काउंट किया जाता है, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है, वो सब नहीं देखा जाता। ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड से क्या कहाँ से आया है वो नहीं, बस पैसा कितना था, इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है वो सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर बताया जाएगा। ये सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर बेस्ड होता है। वाइल इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी रिगार्डिंग
फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये क्लैरिटी तो देता है, इट डज नॉट फैसिलिटेट्स द इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। इस अप्रोच के अंदर द बजट इज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस एंड आउटकम्स। यहाँ पर बजट जो है उसे स्पेसिफिक फंक्शंस और आउटकम्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। द टारगेट एंड अचीवमेंट एसोसिएटेड विद ईच प्लान और स्कीम आर क्लियरली आर्टिकुलेटेड। जो भी टारगेट और अचीवमेंट है हर एक प्लान और स्कीम को लेकर वो क्लियरली आर्टिकुलेट की जाती है, क्लियरली बनाई जाती है। दिस लीड्स टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी है वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी, प्रोसेस अच्छा होगा एंड रेंडर्स द एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। इस सिस्टम के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर है उनको री इवेल्युएट किया जाता है एनुअली, जीरो बेस से शुरू करके। पिछले साल जो हुआ था ठीक है, इस साल जीरो से शुरुआत करेंगे, जनवरी से दिसंबर तक कितना पैसा आया है और कहाँ कहाँ गया है वो ज़रूर बताओ। पिछले सालों में क्या हुआ है हमें नहीं जानना, इस साल का बता दो बस। ठीक है, वो जीरो बजटिंग पे आता है। पास्ट एक्सपेंडिचर्स आर नॉट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड और कैरीड फॉरवर्ड विद स्क्रूनिटी। पास्ट एक्सपेंडिचर्स है उनको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ से अननेसेसरी स्पेंडिंग कम होगी और मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा। कैपिटल बजट, इसके अंदर फाइनेंशियल प्रोविजंस आते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इट पर्टेन्स टू द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस एक्सेलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, रेवेन्यू बजट, दिस डिटेल्स द गवर्नमेंटल्स रेगुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर सच एज टैक्सेशन, कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव costs. It pertains to day-to-day operations and it is used to meet the government's general expenses. Balanced and unbalanced budget. देखो, इन बैलेंस्ड बजट के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल। बैलेंस्ड बजट के अंदर इनकम, कितनी हमारी इनकम हुई है और कितना लगाया गया है वो इक्वल होता है। वेयर एज अनबैलेंस्ड बजट के अंदर आइदर अ डेफिसिट और सरप्लस होता है। सरप्लस क्या होता है, या तो मतलब भी पिछली बार से ज़्यादा है, सरप्लस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है, और डिफिसिट यानी कि कभी कभी कमी होती है। एंड अनबैलेंस्ड बजट इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट बेस्ड ऑन प्रीवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। एक अनबैलेंस्ड इन्फ्लुएंस बजट के अंदर तब होता है जब आपकी इकोनॉमी जो डेवलपमेंट बेस्ड पर होता है। ठीक है, ये आपके डेवलपमेंट का ऊपर यूज़ किया जाता है उस अनबैलेंस्ड बजट को, क्योंकि देखो अब सरकार जो है, सरकार के पास एक सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, टैक्सेशन होता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इसको देनी कितनी चीज़ें होती हैं भाई, सैलरी, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी देना होता है, पेंशन सिस्टम, पॉलिसीज़ बनानी होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो अनबैलेंस्ड बजट है ना, ये इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से ज़्यादातर होता है। ठीक है, मतलब मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। फर्स्ट इज performance-based budgeting is a system in which budgetary allocations are linked to the outcomes and achievement of specific activities. Performance-based budgeting तब कहलाता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर बजट की allocations, जहाँ पर बजट बांटा जाता है वो लिंक्ड होता है कि भाई आप आउटकम कितना ला रहे हो, यानी कि जहाँ से आउटकम अच्छा आ रहा है वहाँ पर बजट भी अच्छा खासा दिया जाएगा, और अचीवमेंट जो है स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में देखी जाती है कि भाई आपको बजट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो आप जो है उससे कितना हमें आउटकम ला के दे रहे हो। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स असेसिंग द amount spent and the result obtained from the expenditure. This facilitates the evaluation of effectiveness of government schemes. Outcome based approach. The focus here is not merely on expenditure. यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंडिचर पर ही फोकस नहीं किया जाता बल्कि रिजल्ट पर भी किया जाता है. This renders the administration more accountable and enhances the quality of work performed. गोल सेटिंग. क्लियर ऑब्जेक्टिव्स आर इस्टेब्लिश्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट. हर एक डिपार्टमेंट का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है. द बजट इज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन दीज ऑब्जेक्टिव्स. दिस इंट्रोड्यूसेस क्लैरिटी इनटू द डिपार्टमेंटल ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाइज द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. एक तो भाई परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, कितना आगे पहुंच गया, एक तो इसको मेजर किया जाता है गोल सेटिंग के अंदर. और क्या क्या हमने ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, उन ऑपरेशंस के ऊपर काम क्या चल रहा है वो भी हम यहाँ से डिफाइन करते हैं. ठीक है. इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी. परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग इनेबल्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली. जो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की मदद करता है और भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने में. दिस लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अ रिडक्शन इन द वेस्टेज. रिसोर्सेज सही तरीके से यूज़ किया जाएंगे और वेस्टेज कम होगी.
ठीक है। अब परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग क्या होता है, देखो भाई, जिस एरिया के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है वहाँ पर उसके हिसाब से बजट भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक जगह पर पैसा भेजा है रोड बनाने के लिए, भाई मुझे पता लगा कि यहाँ पे रोड बन चुका है, तो यहाँ का तो बजट क्लियर हो गया ना कि भाई अब यहाँ पे पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस काम के लिए पैसे दिए थे वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी बढ़ती है गवर्नमेंट की और यहाँ पर वेस्टेज कम होता है। ट्रांसपेरेंसी, दिस सिस्टम एंटेल्स क्लियर रिपोर्टिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स, कि भाई एक तो एक्टिविटी कैसी चल रही है पूरी रिपोर्ट जाती है कि भाई इस हफ्ते इतना काम हुआ है, इस महीने इतनी प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट कितना आया है। दिस इनहेंसेस ट्रांसपेरेंसी विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेंथन्स पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, ऑफिशियल्स आर लेड रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग देयर असाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जब उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है, उनको सब पता होता है, तो वो जो है अपने काम को और भी ज़्यादा सही तरीके से करते हैं। दिस फोस्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल वर्क एग्जीक्यूशन, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करेगा और जो है ओवरऑल वर्क एग्जीक्यूशन भी अच्छा रहेगा। Significance of performance-based budgeting, optimal resource utilization. This system ensures the better and more effective utilization of resources. ये जो सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए और बेटर तरीके से उनको यूज़ किया जाए। इट हेल्प्स कीप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स अंडर कंट्रोल, जो बेफालतू का खर्चा है उसे जो है कंट्रोल में रखे जाने के लिए ये मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इट रेंडर्स द एडमिनिस्ट्रेशन मोर आउटकम ओरिएंटेड। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या मेक श्योर करता है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और भी ज़्यादा आउटकम ओरिएंटेड होता है, आपके रिजल्ट लाने पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। दिस लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन वर्क कल्चर, आपका काम अच्छे से किया जाएगा, एंड इन इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी। सक्सेस ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स, सिंस द आउटकम ऑफ स्कीम्स बिकम क्लियरली डिफाइंड, अब जो आउटकम है स्कीम्स का वो क्लियरली डिफाइंड है, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जो हैं वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ से पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। करप्शन, अब भाई जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी करप्शन उतना कम होगा, ठीक है। मिसयूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स कम हो जाएगा और इनहेंसेस अकाउंटेबिलिटी। असिस्टेंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इट एड्स द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग बेटर पॉलिसी, सही पॉलिसीज जो है फॉर्मुलेट हो जाती है। आउटकम बेस्ड डाटा रेंडर्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी डिटर्मिनेशन मोर साइंटिफिक, जब आप रिजल्ट बेस्ड डाटा पर ज़्यादा फोकस करते हो तो आप जो है मोर साइंटिफिक हो जाते हो, आपकी पॉलिसी जो है साइंटिफिक हो जाती है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बिकम मोर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, आपकी जो गवर्नमेंट है और भी ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाती है, यहाँ से ग्रेट ट्रस्ट बन जाता है पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। की स्टेजेस ऑफ बजटरी प्रोसेस इन इंडिया, अब बजटरी प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। पहला है प्रिपेरेशन ऑफ एस्टिमेट, बहुत सारे मिनिस्टर्स क्या है अपने अपने प्रोजेक्ट का लेकर एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू लेकर आते हैं कि देखिए जी हमारे यहाँ पर रोड नहीं है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, अच्छा ना तो कोई यूनिवर्सिटी है ना कोई स्कूल है, हमें अब हर एक मिनिस्टर हर स्टेट से एक मिनिस्टर जो है अपनी एक फाइल प्रिपेयर करके लाता है कि देखिए हमें ये करना है। यहाँ पर अपकमिंग फिजिकल ईयर यानी कि आने वाले साल की जिस तरह की इस साल का पूरा बजट यहाँ से वो लेकर जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि इस साल हम ये करना चाहते हैं। रिवेन्यू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो उनके एस्टिमेट्स को देखती है एंड इनकॉर्पोरेट्स नेसेसरी रिविजन्स, अब मेक श्योर करती है, उन्होंने तो दे दिया, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी कि ये बात सच में है कि नहीं है, वो जाके मेक श्योर करेगी कि यार ये मिनिस्टर तो झूठ बोल रहा है, कितने इनकी यूनिवर्सिटी तो है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी की तो एक्चुअल में कमी है, बट और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उनको देखते हैं भी, कुछ सच भी बोल रहे थे कि यार यहाँ पे तो सच में यूनिवर्सिटी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूवल दे दिया कि यार नहीं है, इसको देना चाहिए पैसा। दिस इंश्योर्स द मेंटेन ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ द बजट, द यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसोलिडेटिंग द प्रपोजल सबमिटिंग बाय ऑल गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, जो यूनियन बजट है वो सभी के सभी प्रपोजल्स को लिया जाता है, सबमिट किया जाता है गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स के अंदर। दिस स्टेज ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, अब देखो सबने अपनी अपनी चीज़ें बताई हैं, उस लिस्ट में से फिर कुछ प्रायोरिटी की चीज़ें देखी जाती हैं कि ठीक है अभी ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पहले प्रायोरिटी वाली चीज़ों पर फोकस किया जाए, ठीक है। कैबिनेट अप्रूवल, देखो अब आता है कैबिनेट अप्रूवल, जो फाइनल बजट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी को जो है उनसे अप्रूवल चाहिए होता है, यहाँ से अटेनमेंट ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस का जो है इंश्योरमेंट होता है।
नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस बजट को लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फिर उस पर पूरी डिबेट चलती है, गाली गलौज चलता है। दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और यहीं से आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजट फॉलोइंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद जो बजट है उसे इफेक्ट में लाया जाता है एंड एक्सपेंडिचर कमेंसेस। दिस इज फॉलोड बाय एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, फिर वहाँ पर एक्चुअल स्कीम्स और प्रोग्राम्स को लागू किया जाता है। इन कंक्लूजन द बजट सर्व्स एज अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंटल इकोनॉमिक्स पॉलिसी इम्पैक्टिंग बोथ नेशनल डेवलपमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड the traditional budgetary system, rendering it more outcome oriented and transparent। अब देखो जो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग है उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है, जो बजटरी सिस्टम है वो और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और आउटकम ओरिएंटेड हो गया है। बजटरी प्रोग्रेस जो है, प्रोसेस जो है भारत के अंदर वो सिस्टमैटिक हो गया है, फेज्ड प्रोसीजर हो गया है, दैट इज इफेक्टिवली बैलेंस्ड द इम्पेरेटिव्स ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन एंड डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। देखो सबका एक फ़ायदा है कि भाई सब कुछ ना ई गवर्नेंस के अंदर आने के बाद, जैसे ही इंटरनेट आया है, आप जो है कहाँ पे भी बैठे बैठे किसी भी लोकेशन पे आप कैमरा के एक्सेस ले सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो इट इज़ ऑल थैंक्स टू इंटरनेट एंड ई गवर्नेंस, ठीक है। बहुत और भी फैक्टर्स होते हैं बट एक मेन यही है कि जब से ई गवर्नेंस आया बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमारे यहाँ पे देखा गया है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर कितना बड़ा रोल है। अच्छा आपको पता है ये पूरा मैं जब चैप्टर वाइज आपके नोट्स पढ़ा रही थी मैंने वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत डीप में एक्सप्लेन की हैं छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर। पहले शुरू में अगर आपने वो वीडियोस देख ली और फिर ये वीडियो देख ली, आई गारंटी यू 100% पेपर यहीं से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे मैंने टॉपिक कवर किए और यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ। ये मोर देन इनफ है, मोर देन 95% आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर ध्यान से आपने इसको पढ़ लिया तो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने इसको जो है आपको चैप्टर वाइज वीडियोज़ के अंदर भी मैंने इसे पढ़ाया है यूनिट बेसिस पर, हर एक यूनिट को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखी है आई वुड हाईली रिकमेंड आपको वो वीडियोज़ देखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई के लिए ही बनाई गई है। जितनी छोटी से छोटी हो सकती है मैंने उतनी छोटी से छोटी वीडियो बनाई है ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। भारत की पब्लिक पॉलिसी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कितना बड़ा हाथ है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी एक सेंटर के ऊपर पावर ना होना, यानी कि किसी भी एक इंसान के ऊपर किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर सारी पावर ना होना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। डिस्कस द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन प्रमोटिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर पावर, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूशन तक जो कि लोकल लेवल पर है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है गवर्नेंस को और भी ज़्यादा पार्टिसिपेटरी बनाना कि आप छोटे से छोटे लेवल पर भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व कर सको, गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने का और इफेक्टिव बनाने का। अकाउंटेबल कैसे होगी? देखो गांव में रहने वाले लोगों को जो दिक्कत हो रही है, अब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके तो खड़े नहीं हो सकते, प्राइम मिनिस्टर के सामने जाके तो खड़े नहीं हो सकते, कितने ही लोग खड़े होंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे लोगों को, ऐसे लीडर्स को बनाया कि भाई गांव के अंदर कोई भी दिक्कत होती है तो गांव का ही एक आदमी होगा जिसके पास पावर होगी और वो गांव के लोग उसी के पास जाके अपनी दिक्कतों को रख सकते हैं। तो एक पर्सनल लेवल पर गवर्नमेंट काम कर रही है आपकी हर एक दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो प्राइमरी व्हीकल है डिसेंट्रलाइजेशन एट द रूरल लेवल का, ठीक है, जहाँ पर छोटे गांव कस्बे को ग्रास रूट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वही तो हमारी असलियत में है। शहर में रहने वाले लोग क्या शहर में पैदा हुए थे? क्या शहर पहले होते थे? नहीं, गांव होते थे, गांव से शहर बनने लगे हैं। तो वो ग्रास रूट लेवल जो है, नीचे से नीचे लेवल, जहाँ पर आप छोटी से छोटी हर एक इंसान के पास पहुँच सकते हो, इसीलिए उसे ग्रास रूट लेवल बोला गया है। ये जो इंस्टीट्यूशन है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी एज दे डायरेक्टली कनेक्ट पब्लिक टू द गवर्नेंस process. Main body, meaning and significance of decentralization. Meaning,
डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्लाइज द ट्रांसफर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर्स टू लोकल लेवल, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की पावर को, फाइनेंशियल पावर को और पॉलिटिकल पावर को लोकल लेवल पर लेकर जाना। दिस ब्रिंग्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्लोजर टू द पीपल। अब यहाँ से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो लोगों के बिल्कुल करीब होगा। पंचायत के अंदर एक आदमी थोड़ी बैठता है, पंचायत के अंदर 10-15 लोग होते हैं, ठीक है। वो पूरे गांव के हित के लिए, पूरे गांव के भले के लिए मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक डीपनिंग, ये डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा डीपर लेवल पर लेके जाता है, जहाँ पर पब्लिक जो है डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करती है। इट रेंडर्स गवर्नेंस मोर पार्टिसिपेटरी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, सिंस लोकल प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व एट लोकल लेवल, क्योंकि देखो लोकल छोटी बातें तो छोटी जगह पे ही सॉल्व होंगी ना, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जाओगे, छोटी छोटी की बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं इतने, इसीलिए इतने ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फास्टर और मोर इफेक्टिव हो जाता है। इनहेंस्ड अकाउंटेबिलिटी, लोकल इंस्टीट्यूशंस आर मोर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, लोकल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक को लेकर, क्योंकि वो ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। सरपंच के घर के बाद कोई 100-200 लोगों की सिक्योरिटी नहीं खड़ी होती कि आप वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। भाई वो आपके गाँव का लोग है, आप उसे जाकर डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए कि देखिए सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसका कुछ सोल्यूशन दीजिए। और सरपंच के पास उतनी पावर होती है, लोकल इंस्टीट्यूशन के पास वो पावर होती है। यहाँ से इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी होती है। बैलेंस्ड डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बैलेंस डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा इनेबल करता है रूरल और अर्बन लेवल पर। ये जो है रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करता है, रीजनल प्रॉब्लम्स को कम करता है, ठीक है। डिस्पैरिटीज़ का मतलब डिफरेंसेस होता है, डिफरेंसेस को और कॉन्फ्लिक्ट्स को ये जो है रिड्यूस करता है। देखो ये ना आपकी वोकेबलरी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने बहुत बार देखा है दैट एग्ज़ाम पेपर में वो इतनी इंग्लिश ऐसी उनकी होती है कि बस अभी जैसे पता नहीं कौन से लोकल स्कूल से पढ़ के आए, इवन दो दे कम फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल। आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बुक पढ़ना स्टार्ट करो। अदरवाइज़ ये जो डिस्पैरिटीज़ जैसे वर्ड्स हैं और भी हमने बहुत सारे वर्ड्स आज सीखे हैं, इन सबको ना आपने ध्यान में रखना और पेपर में इनका यूज़ किया करो। प्रॉपर वर्ड्स, आपकी जो वर्डिंग है, आपका जो वे ऑफ राइटिंग आंसर है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको अपनी वोकेबलरी थोड़ी सी अच्छी करनी चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन, दिस अलाउज सिटीजन्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। अब ये जो जब आप गवर्नेंस को लोकल लेवल पर ले जाते हो तो पब्लिक जो है और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है और ये डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा वाइब्रेंट बना देता है। रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है। पहले तो है वो फाउंडेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। जितनी भी स्कीम्स होती है वो सब किसके लिए बनती है, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, जो जिनके पास एक जो कॉमन रोटी कपड़ा मकान जैसी चीज़ें नहीं है, ये स्कीम इन लोगों के लिए बनती है। तो इन लोगों तक ये स्कीमें पहुंचती हैं और वहाँ से एक एग्जीक्यूट और टेलर्ड प्लान बनता है लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जैसे मनरेगा, जहाँ पर मनरेगा के अंदर क्या होता है ये मैंने बताया था उसकी चैप्टर वाइज वीडियोस के अंदर, ठीक है। चलो फिर बता देती हूँ। मनरेगा जो है एक 100 डे एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जिसके तहत सरकार गांव के लोगों को जो है 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देती है और उनको खर्च मतलब कि पैसे देती है काम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है एक्सेट्रा, इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है पंचायत लेवल पर। यहाँ से जो स्कीम्स है वो ग्रास रूट लेवल तक चलती है। इंश्योरिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, ग्राम सभा विलेज असेंबली और की मदद से जो लोग हैं वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ से डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट बढ़ता है। रिजोल्यूशन ऑफ लोकल लेवल, पंचायत जो है वो लोकल इश्यूज को जैसे रोड, वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर सर्विसेज, इनको जो है वो सॉल्व करती है और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, विमेन को एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। दिस फोस्टर्स सोशल इक्वालिटी, ठीक है। फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत जो है उनको एक फाइनेंस रिसोर्सेज दिए जाते हैं टू अनेबल देम टू अंडरटेक लोकल डेवलपमेंट वर्क्स। जितने भी लोकल काम है एक गांव के अंदर, जितने भी काम है वो पंचायत के अंडर आते हैं और उनको उस हिसाब से जो है उनको फाइनेंसेस एलोकेट किए जाते हैं। यहाँ से सेल्फ रिलायंस बढ़ती है। रोल इन ग्रासरूट डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है एक्सटेंड द रीच ऑफ डेमोक्रेसी डाउन टू द ग्रास रूट लेवल। पंचायती राज सिस्टम जो है डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाता है। यहाँ से डेमोक्रेटिक सिस्टम और भी ज़्यादा रोबस्ट हो जाता है और भी ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस, रोबस्ट का मतलब क्या होता है, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हाँ जी। पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ जाती है रूरल पॉपुलेशन के अंदर, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन और पॉलिसी मेकिंग में। लीडरशिप डेवलपमेंट, न्यू लीडरशिप इमर्जेस फ्रॉम लोकल लेवल, नई नई लीडरशिप आते हैं लोकल लेवल से, और यहाँ से हमारे डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अकाउंटेबल गवर्नेंस, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं पब्लिक के, और यहाँ से गवर्नमेंट सिस्टम और भी ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाता है। विमेंस एम्पावरमेंट, ड्यू टू द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशंस वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हैज़ इंक्रीज्ड। अब इन रिजर्वेशंस की मदद से जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स के अंदर वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, जेंडर इक्वालिटी आ रही है। इज़ दैट ट्रू दो? क्योंकि आज भी जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन 2% है। ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है, चलो नॉट बैड, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अभी प्रोग्रेस की हमें नीड है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस सिस्टम, पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, यहाँ से डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा पार्टिसिपेटरी हो जाती है। क्रिटिकल एनालिसिस, पहला है क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर। भाई उन्होंने बिल दे दिया, अब स्टेट गवर्नमेंट का इंतजार करते रहो कि कब वो पैसा देगी, यहाँ से उनकी ऑटोनॉमी जो है वो लिमिटेड रह जाती है। ठीक है, उनकी जो खुद से पावर लेने की, खुद से डिसीजन बनाने की जो पावर है वो कम हो जाती है। ऑटोनॉमी मतलब कि जो खुद से डिसीजन लेने की पावर कम हो जाती है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, बहुत सारी पंचायत जो है उनके अंदर ट्रेंड पर्सनल बहुत कम होते हैं, यहाँ से उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो स्कीम्स और इनिशिएटिव्स की है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, हिंडर हो जाती है, रुक जाती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लोकल पॉलिटिशियंस जो है वो ज़्यादातर फंक्शनिंग ऑफ पंचायत को इन्फ्लुएंस करते हैं, और यहाँ से उनकी इम्पार्शियलिटी हो जाती है। भाई इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे कि भाई रुको, इस गाँव में नहीं करो, इस गाँव में मेरा भतीजा रहता है, भतीजे की बेटी रहती है, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो, इस गाँव में इस गली पे ज़्यादा ध्यान दो, इस गाँव की इस गली के इस घर में सबसे पहले पहुँचाया जाना चाहिए। ठीक है, या फिर उनका कुछ होता होगा, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, कुछ एरियाज में इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन एंड इरेगुलरिटीज आर ऑब्जर्व, दिस एडवर्स इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज। लैक ऑफ अवेयरनेस, देयर इज स्टिल अ लैक ऑफ कंप्लीट अवेयरनेस अमंग रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन में आज भी अवेयरनेस नहीं है, यहाँ से पब्लिक पार्टिसिपेशन अभी भी लिमिटेड रहता है। अनइवन डेवलपमेंट, पंचायत जो है वो और भी ज़्यादा एक्टिवेटेड रहती है कुछ रीजन्स के अंदर और कुछ में कम एक्टिवेटेड रहती है, यहाँ से उनकी जो डिस्पैरिटीज़ है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इन कंक्लूजन डिसेंट्रलाइजेशन एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसका एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन और सोशल जस्टिस को ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाते हैं, जहाँ से डेमोक्रेसी हमारी और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस हो गया, उनका जो रोल है भारत की डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने का वो आज भी इमेंसली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, हाउ इज़ गवर्नेंस बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस अच्छी गवर्नेंस कैसे बन रही है टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड डिस्कस इट्स की इनिशिएटिव्स इन इंडिया। चलो भाई इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, चलो भाई। ई गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से गवर्नमेंट जो है सर्विसेज को डिलीवर करती है सिटीजन्स तक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ICT का प्रयोग करके, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, कंप्यूटर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक गवर्नेंस मोर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, इफेक्टिव एंड सिटीजन सेंट्रिक। यहाँ से गवर्नमेंट जब आपकी लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करती है तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, अकाउंटेबल होता है और सिटीजन सेंट्रिक होता है। थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी की मदद से जो गवर्नेंस है वो इज़ ट्रांजिटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम टू गुड गवर्नेंस। अब वो ट्रेडिशनल सिस्टम से अच्छी गवर्नेंस पर आ रही है, वेयर इन सर्विसेज बिकम फास्टर, सिंपलर एंड फ्री फ्रॉम करप्शन। कैसे, बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही लाडू लक्ष्मी योजना जो है उसे लागू किया गया, ठीक है, हरियाणा के अंदर। तो देयर इज सम रिलेटिव इन माई फैमिली हु वॉज कनेक्टेड टू दैम एंड दे सेड दैट कि उन्होंने क्या किया,
ऐप्स बनाए, लाडो लक्ष्मी के नाम से उन्होंने ऐप बनाए, और ऐप से उनको हर महीने मेरे ख्याल से उनको कुछ फ़ोटोज़, आई गेस उनको कुछ फ़ोटोज़ डालनी होती हैं उनके घर की लेडीज़ को, एंड जैसे ही फ़ोटोज़ सबमिट हो जाती हैं हर महीने की 10 या 11 तारीख को उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली ऐप्स की या फिर जो है स्कीम्स, मतलब कि ऐप्स की मदद से डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे भेज रही है। कोई करप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर 3-4 जगह, पहले क्या होता था, 3-4 जगह से बट के आएंगे कि भाई आपको ना गवर्नमेंट के उस ऑफिस के अंदर मिलेंगे, ये सबसे बड़ा ऑफिस है, ये कुछ खाएगा, इसके पास पहुंचा फिर ये कुछ खाएगा, ये भी कुछ खाएगा, फिर सामने वाले तक वो चीज़ बचती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट लाडो लक्ष्मी को 2100 रुपये दे रही है, 2100 रुपये की बात हुई थी, हालांकि 1100 रुपये उनको मिलते हैं। ठीक है, मान लो 1100 रुपये उनको मिल रहे हैं, ये 1100 रुपये में से भाई ये क्या करेगा, हर में से 200 खा लेगा, यहाँ पे कितने पहुँचेंगे, 900 रुपये। ठीक है, अब ये 900 में से 200 ये खा लेगा, इसने 200 खा लिए तो कितना बचा, 700 रुपये। अब इसके पास आया 700 रुपये, इसके पास आया, इसने भी 200 खा लिया, कितना मिला, 500। 500 से जो है 1100 सरकार ने भेजा था, 500 इंसान तक पहुँचा। बताइए, ये था सबसे बड़ा करप्शन, जो कि आज बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली अब अकाउंट में पैसे डाल रही है। अब करके दिखाओ करप्शन। फिर भी कुछ तरीके ढूंढ लेते हैं, बट स्टिल इट इज़ मच बेटर। ठीक है, मेन बॉडी पे आते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस। पहला है मीनिंग। E-governance refers to the operation and delivery of services by government through digital mediums. Digital mediums की मदद से गवर्नमेंट जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लोगों को. It involves data in digital interaction among citizens, लोगों के बीच में citizens के बीच में interaction होना, the government and businesses. ठीक है. सर्विस सेंट्रिक अप्रोच. दिस सिस्टम मेक्स सर्विस अवेलेबल टू सिटीजन्स. अब यहाँ से जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुँच जाती हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स. भाई घर तक चीज़ें पहुँच गई, फ़ोन में आ गई भाई पैसे, कहीं लेने नहीं जाना, ना बैंक में जाना, ना ऑफिस में जाना, शांति से घर में. वरना क्या लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी. ठीक है, यहाँ से सिटीजन्स को जो है रिपीटेड विजिट्स नहीं करने पड़ते थे गवर्नमेंट ऑफिसेज में. मीडियम ऑफ ट्रांसपेरेंसी. अब डिजिटल रिकॉर्ड होने लग गई, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने लग गया, करप्शन कम हो गई और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गई. इंक्रीज एफिशिएंसी. ई गवर्नेंस जो है वो स्ट्रीमलाइन करती है एंड एक्सेलरेट करती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को. दिस रिजल्ट्स इन सेविंग बोथ टाइम एंड रिसोर्सेज. सिटीजन पार्टिसिपेशन. इट इनेबल्स सिटीजन्स टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट. अब यहाँ से जो सिटीजन है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से कनेक्ट कर पाते हैं और अपनी ग्रीवियंस को जो है सबमिट कर पाते हैं, दिक्कतों को सबमिट कर पाते हैं, सजेशंस को ऑनलाइन दे सकते हैं. लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी. रूरल एरियाज़ के अंदर, गांव के अंदर रहने वाले लोगों को भाई कुछों को फ़ोन चलाना नहीं आता. ठीक है, कीपैड वाले फ़ोन भी नहीं आते, ये स्क्रीन वाला तो बहुत दूर की बात है. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इंटरनेट कनेक्टिविटी का, जो कि एक लिमिट बन जाता है ओवरऑल इम्पैक्ट के अंदर. हालांकि अब वो जनरेशन ख़त्म होती जा रही है जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता था. ठीक है, अब आने वाले 2-3 साल के अंदर आप ऐसे ही लोग देखोगे जिसमें बूढ़े लोग भी बहुत अच्छे से फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब आने वाले सालों में जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है वो है पॉपुलेशन की, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन काफ़ी रैपिडली डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि वुमेन आर गेटिंग मोर एजुकेटेड, एंड जो भी वुमेन एजुकेटेड होती है दे choose not to marry, and if they choose not to marry then they won't have children. मुझे लगता है अब धीरे धीरे वो कल्चर आने वाला है जहाँ पर आउट ऑफ मैरिज बच्चे पैदा होंगे. आई गेस यू नेवर नो, बट लेट्स सी क्या होता है. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया. एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स. ई गवर्नेंस ने सिंप्लीफाई कर दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है गवर्नमेंट प्रोसेसेस को, देयर बाय इन्हांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी. ठीक है, रिडक्शन इन करप्शन. ऑनलाइन सिस्टम ने मिनिमाइज कर दिया है ह्यूमन इंटरवेंशन को एंड लीडिंग टू रिडक्शन इन करप्शन. ठीक है, सिविक अमेनिटीज़. सिटीजन्स आर नाउ एबल टू एक्सेस सर्टिफिकेट्स हो गए, बिल पे करने हुए, वो सारी की सारी सर्विसेज उनको ऑनलाइन करने को मिल जाती है. टाइम एंड कॉस्ट सेविंग. अब लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसेज विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से दोनों का टाइम और मनी बचेगा. क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ऑफिस में बैठने वाले लोगों का भी टाइम बचेगा, अब वो एक्चुअल में दिक्कतों पर काम कर पाएंगे. ठीक है,
और ना ही लोगों को गर्मी में सर्दी में बाहर ऑफिस के बैठना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आर रिकॉर्डेड डिजिटली, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो उनको डिजिटली रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट, डिजिटल सर्विसेज जो है वो आज गाँव तक पहुँच रही हैं और डेवलपमेंट रूरल एरियाज़ तक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। की ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया, अब भारत के अंदर कौन कौन से ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि एम करती है डिजिटली एम्पावरिंग द नेशन, पूरे के पूरे नेशन को डिजिटली एम्पावर करना है, सबको डिजिटल नॉलेज देनी है। इस इनिशिएटिव के अंदर वो गवर्नमेंट और डिजिटल सर्विसेज को जो है एक्सपेंड कर रहे हैं पूरे भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज आधार, ये एक यूनिक आइडेंटिटी सिस्टम होता है जो कि सिटीजन को उनके गवर्नमेंट स्कीम से बिल्कुल लिंक कर देता है। इट हैज़ इनेबल्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, आपका जो डीबीटी है वो आपके प्रॉपर आधार कार्ड के बेसिस पर आपको मिल जाता है। देखो जो आपका आधार कार्ड है वो आजकल हर चीज़ से लिंक हो रहा है, बैंक अकाउंट बनवाना है आधार कार्ड दो, सिम कार्ड खरीदना है आधार कार्ड दो, ज़मीन नाम करवानी है आधार कार्ड दो, ठीक है। ये सारा सिस्टम लिंक हो रहा है। जैसे ही गवर्नमेंट आपका आधार कार्ड नंबर देखती है, खोलती है, तो जो भी एसेट आपके पास है, कितनी भी गाड़ी कितनी है, बाइक कितनी है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने घर है, वो सब आपका डाटा यहाँ पे खुल जाता है। और इसी के बेसिस पे जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि आप कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आप अपर लेवल हो, लोअर हो, मिडल हो, या फिर आप जो है बीपीएल हो, ठीक है, कौन सी लाइन से आप बिलोंग करते हो, और उस बेसिस पे फिर गवर्नमेंट आपको स्कीम्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा भले के लिए किया जाता है। उमंग ऐप, ये एक इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एक वाइड रेंज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल कराती है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको हर तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी उमंग ऐप की मदद से। माई गवर्नमेंट पोर्टल, ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी देता है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ से डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, इस इनिशिएटिव के अंदर सर्विसेज जैसे कि इशुएंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स एंड कास्ट सर्टिफिकेट्स आर मेड अवेलेबल ऑनलाइन। ई ऑफिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये फैसिलिटेट करता है डिजिटल मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स विद इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है। भाई गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको आप जो है यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस मोर फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट, ये पब्लिक के लिए नहीं है भाई, कहीं सोच लो कि हमारे लिए नहीं, ये गवर्नमेंट के खुद के लिए है। कुछ बच्चे सोचेंगे यार मैम आपने बताया था, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा, ठीक है। केस स्टडी, आधार बेस्ड डीबीटी सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू द स्कीम। आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी और बेनिफिट जो है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगी। बच्चों, अगर गवर्नमेंट को पता है कि भाई इस गांव में बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उस गांव के सभी लोगों का आधार इन्फॉर्मेशन देखेगी कि भाई ये लोग तो बहुत गरीब हैं, डायरेक्ट बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने आपके अकाउंट में पैसा आ गया। क्या ये चीज़ इतनी आसान होती है? देखो भाई, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, बट आई एम श्योर होती है भाई, बहुत सारी जगह होता है ऐसा, ठीक है। हाँ, उनको मेरे ख्याल से कुछ फॉर्म वगैरह भी भरना पड़ता है अदरवाइज़, क्योंकि देखो अभी हमने जैसे पीएमओ पढ़ा है और जो हमारा सेक्रेटरीट का पढ़ा है, तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशंस पे मुझे नहीं लगता किसी को फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ती होगी, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता होगा। तो आई थिंक दिस इज़ ट्रू, ठीक है। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, अब सिस्टम ने रोल ऑफ इंटरमीडिएटर्स को हटा दिया कि बिचौलिए हटो, डायरेक्टली इंसान के अकाउंट में पैसा जाएगा, करप्शन गायब, ठीक है। गायब तो नहीं हुई है बट बहुत कम हो गई है भाई। आई कैन गारंटी यू इट इज़ मार्जिनली लोवर्ड वेरी मच, बहुत कम हो गई है। आप लोग खुद देखोगे, जो लोग आपके गांव के आसपास के जो लोग हैं, आप उनसे पूछो दैट डायरेक्टली उनको कितना ज़्यादा आजकल बेनिफिट मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया हमारी गवर्नमेंट के लिए एंड वी शुड अप्रिशिएट इट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करेंगे, गवर्नमेंट को भी अच्छे काम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। टाइमली बेनिफिट डिलीवरी, लोगों को जो है सही समय पर बेनिफिट मिल रहा है, अलग अलग स्कीम टाइमली मैनर पर, जहाँ से उनकी इकोनॉमिक स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। गवर्नमेंट सेविंग्स, बाय आइडेंटिफाइंग एंड वीडिंग आउट फ्रॉडलेंट बेनिफिशियर्स, जो भी फ्रॉड थे उन सबको हटाने के बाद गवर्नमेंट जो है करोड़ों रुपए बचाए हैं हमारी भारत सरकार ने।
social impact. The direct provision of assistance to poor and marginalized section of society has served to promote social justice. ये जो direct provision है जहाँ पर गरीब और marginalized section of society को direct social justice मिलता है, ये एक बहुत बड़ा point है. Sixth is step towards good governance. ये sixth point है, ठीक है. ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा mistake हुआ है. I would like to apologize for that. ठीक है, ये छठा पॉइंट है. दिस सिस्टम स्ट्रेंथन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. कंक्लूजन पर चलते हैं. अच्छा, सो आई कीप लाफिंग बिकॉज क्या होता है ना कि थ्योरी में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कितना अच्छा है, नहीं पढ़ते वक्त क्या लगता है कि भाई क्या ही सिस्टम है हमारा, बट एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होता है. तो इट इज़ क्वाइट हिपोक्रिटिकल एंड व्हाट कैन आई डू. तो मुझे हंसी आ जाती है, ठीक है. इन कंक्लूजन, ई गवर्नेंस हैज़ रेंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन सेंट्रिक. ई गवर्नेंस से हमारा भारत जो है मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन सेंट्रिक हो गया है. थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस इज टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नमेंट जो वो रैपिडली एडवांस कर रही है थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ गुड गवर्नेंस. इनिशिएटिव्स जैसे कि डिजिटल इंडिया, आधार, डीबीटी, इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया है. ऑल्दो चैलेंजेस सच एज डिजिटल डिवाइड स्टिल परसिस्ट, ई गवर्नेंस जो है नॉनदलेस इमर्ज हुई है एक क्रूशियल फाउंडेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया. ठीक है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, ये बिल्कुल सच है. शेड लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब वुमेन का पार्टिसिपेशन से हमारी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनके पार्टिसिपेशन की. हाउ डज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इम्पैक्ट द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट. एग्जाम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. जेंडर सेंसिटिविटी इम्प्लाइज फोस्टरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन विद इन सोसाइटी. यानी कि एक सेंस ऑफ इक्वालिटी मैन और वुमेन के लाना, वुमेन और मैन के अंदर लाना विद इन सोसाइटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, एज वेल एज एलिमिनेटिंग एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर. जेंडर के बेसिस पे हर एक डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, एलिमिनेट करना. इस कॉन्सेप्ट के अंदर एम्फेसिस डाला जाता है दैट गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज शुड बी फॉर्मुलेटेड बाय गिविंग इक्वल कंसिडरेशन टू द नीड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड राइट्स ऑफ ऑल जेंडर्स. ये कहता है कि जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ हैं वो दोनों जेंडर्स की नीड्स, एक्सपीरियंसेस के और राइट्स के बेसिस के ऊपर बननी चाहिए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो जेंडर सेंसिटिविटी का जो ऑब्जेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो होता है टू कंस्ट्रक्ट एन इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क. एक इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाना दैट इंश्योर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, जो कि इंश्योर करे कि वुमेन एक्टिवली पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करें एंड इनेबल देम टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट बने. देखो क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना कहा जाता है कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए. देखो क्योंकि मैन जो है, अब जो पॉलिटिक्स के अंदर मैन है वो ओवरऑल मैन पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब वहाँ पर अगर कोई फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा तो फीमेल की कंडीशन को कौन समझेगा. ठीक है, फीमेल को आज भी इतना पीछे क्यों माना गया है, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पर, बड़े एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर वुमेन को रिप्रेजेंट करने वाली कोई एक ऐसी मेजर महिला नहीं है जो उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करती हो, नीड्स को केटर करती हो, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हो. इसीलिए मैन और वुमेन दोनों का होना ज़रूरी है. देखो मैन भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैन इन पॉलिटिक्स है वो वुमेन की प्रॉब्लम को नहीं समझते, बट एक ऐसी वुमेन जिन्होंने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया है और जो इनको रिप्रेजेंट करे, वो एक बहुत बड़ी बात होती है. हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो भी है, बट कैबिनेट के अंदर पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना ज़रूरी है फीमेल को लेकर. ठीक है, मेन बॉडी पे चलते हैं. The importance of gender sensitivity and equality based governance system. Gender sensitivity propels the administration forward in the direction of equality. Gender sensitivity से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और भी ज़्यादा इक्वालिटी की डायरेक्शन में ध्यान देता है. ये इंश्योर करता है कि मैन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. दिस प्रमोट्स सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसेस द टेंडेंसी टुवर्ड्स
डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बैलेंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जब एडमिनिस्ट्रेशन जेंडर सेंसिटिव होता है तो जो पॉलिसीज है वो और भी ज़्यादा बैलेंस्ड और रियलिस्टिक होती है। दिस इंश्योर्स दैट स्पेशल अटेंशन इज पेड, जो स्पेशल अटेंशन दी जाती है टू द इश्यूज अफेक्टिंग वुमेन, जैसे कि कौन से, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी। कंसिक्वेंटली पॉलिसीज बिकम मोर इफेक्टिव, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू सोशल डेवलपमेंट, वुमेन्स पार्टिसिपेशन लीड्स टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, अगर वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं तो सोसाइटी का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल हमारी सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है, वो बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं फैमिली और सोसाइटल लेवल पर, ठीक है। यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट आता है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स पर। देखो कुछ भी कह लो, ठीक है, ये एक ट्रेट होता है जो कि यहाँ पर किसी इंडिविजुअल इंसान की गलती नहीं है, बट एक ये उनकी जो बॉडी है, ये बॉडी के अंदर ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट होता है। जैसे कि मैन है, मैन आर मोर मैस्कुलिन एंड दे आर मोर कॉम्पिटिटिव एंड दे फोकस मोर ऑन द सक्सेस, वो सक्सेस के ऊपर फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा कि मैं सबसे ऊपर कैसे उठूँ। लेकिन एक जो वुमेन है वो अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को देखती है कि मैं आगे बढ़ूँ और साथ साथ मेरे बच्चे भी आगे बढ़े, मेरी फैमिली के अंदर मेरे पेरेंट्स को भी उतना ही वो मिले। तो ये एक ना मेटरनल चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई फॉल्ट नहीं होता है। मैन और भी ज़्यादा सक्सेस ड्रिवन होते हैं जो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उस इकोनॉमी को स्टेबलाइज वुमेन करती है, ठीक है। तो ये एक इक्वल चीज़ दोनों के लिए बनाई गई है। रोल्स अलग हैं, सही बात है, लेकिन उन रोल्स के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है वो गलत चीज़ है। रोल्स को जो बिल्कुल ही बना देते हैं, देखो सब आदमी तो एक जैसे नहीं होते। क्या सभी सक्सेस ड्रिवन होते हैं? नहीं होते। कुछ आलसी लोग भी मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, आप सब अपनी लाइफ में देखते हो, राइट। लेकिन क्या हर एक वुमेन, एक उनके अंदर मदरली इंस्टिंक्ट हर एक वुमेन के अंदर होता है क्या? नहीं होता। क्या पता भी 40% वुमेन के अंदर होता हो मदरली इंस्टिंक्ट, बाकी 60% का क्या? यही सवाल है फेमिनिज्म का और बाकी सबका। इक्वालिटी का यही मतलब है कि भाई 40% तो अपने परिवार के लिए खुद मतलब सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन वो 60% का क्या जो देश के बारे में सोचती हैं, जो खुद आगे बढ़ना चाहती हैं, जो खुद सक्सेस ड्रिवन हो जाती हैं। और बिल्कुल वैसे ही मेन के लिए भी है। 60% मेन सक्सेस ड्रिवन हो सकते हैं, तो लेकिन उन 40% का क्या जिनको गवर्नमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, उन्हीं का ये डिस्कशन चलता है। इनहैंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी, जेंडर सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल, और भी ज़्यादा इंक्लूसिव डीपर लेवल पर होता है और अकाउंटेबल होता है। इट इंट्रोड्यूसेस डाइवर्सिटी इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर डाइवर्सिटी आती है, हर एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आता है। जब इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन बैठती है तो सबका पर्सपेक्टिव देखा जाता है, सबका एक डायनामिक रिव्यू मिलता है, लीड्स टू बेटर आउटकम्स, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, दिस अप्रोच सेफ गार्ड्स वुमेन्स राइट्स, ये वुमेन के राइट्स को सेफ गार्ड करती है। इट स्ट्रेंथन्स द सेंस ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी विद इन द सोसाइटी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जेंडर सेंसिटिविटी जो है वो री इन्फोर्स करती है डेमोक्रेसी को। इट इंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड मेक्स गवर्नेंस मोर पीपल सेंट्रिक, ये सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है पार्टिसिपेट कराती है और गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा पीपल सेंट्रिक बनाती है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वुमेन जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है तो क्या होता है? पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को और भी ज़्यादा बैलेंस्ड और प्रैग्मेटिक बनाता है, क्योंकि मैन और वुमेन दोनों की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है। ये एक डाइवर्स सोशल पर्सपेक्टिव लेकर आती है फोर फ्रंट पे, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल इन लोकल गवर्नेंस, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, उन्होंने जो है रिजर्वेशन सीट्स बढ़ाई हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर, गवर्नमेंटल जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके अंदर, उन्होंने जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बना दिया है। रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, द नंबर ऑफ वुमेन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज इज ऑन द राइज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर वुमेन का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ से एक ग्रेटर डाइवर्सिटी आई है और सेंसिटिविटी आई है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। फोकसेस ऑन सोशल इश्यूज, वुमेन जो है वो बहुत ही ग्रेटर एम्फेसिस डालती है इश्यूज पे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी। यहाँ से पॉलिसीज और भी ज़्यादा ह्यूमेन इन नेचर होती है, इंसान इन द नेचर होती है। आप इस चीज़ को ना दोबारा पढ़ना और देखना कि ये कहना क्या चाहता है, कि अगर वुमेन नहीं होती तो क्या होता, ठीक है। इट्स फनी, ओके। Moving on, development of leadership potential. Women's participation fosters the development of leadership capabilities. Leadership capabilities बढ़ती हैं और यहाँ से आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा जो है
इंस्पिरेशन होता है। इम्प्रूव्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, वुमेन जो है एक्टिव रोल प्ले करती है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के अंदर। ये इंश्योर करता है कि जो इनिशिएटिव्स हैं वो ग्रास रूट लेवल तक इफेक्टिव हो। इम्पैक्ट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, जब एक्चुअल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वुमेन को डिनाई की जाती हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और उनसे जो है उनका पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कम हो जाता है। इम्बैलेंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जब वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है तो पॉलिसीज़ जो वो इनकम्प्लीट और वन साइडेड होती हैं, यानी कि मैन साइडेड होती हैं और यहाँ से सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। एस्केलेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एग्जिबिट्स इनइक्वालिटी विद इन सोसाइटी, डिस्क्रिमिनेशन से इनइक्वालिटी बढ़ेगी और यहाँ से हमारी जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें दिक्कत आएगी। डिक्लाइन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन लीड्स टू लैक ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, डाइवर्स पर्सपेक्टिव नहीं आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और ये हमारी डिसीजन मेकिंग को और भी ज़्यादा क्वालिटी में फ़र्क डालेगा और भी ज़्यादा लो क्वालिटी की होंगी। ऑब्स्टिकल्स टू द पेस ऑफ डेवलपमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो जो है वो स्लो डाउन कर देता है हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस को। ये जो है हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डिस्क्रिमिनेशन अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डिस्क्रिमिनेशन से हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका मीनिंग कम हो जाता है, वो और भी ज़्यादा जो है मतलब कि कम हो जाता है, वो और भी ज़्यादा उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ से इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट, इफेक्ट ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो वुमेन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए वो लिमिटेड हो जाती हैं और उनका एम्पावरमेंट, उनका जो डेवलपमेंट है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है। रिड्यूस्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रिमेन्स लो, वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम रहता है, देयर बाय डिमिनिशिंग देयर इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इश्यूज ऑफ सोशल सिक्योरिटी, डिस्क्रिमिनेशन कॉम्प्रोमाइजेज वुमेन सेफ्टी एंड फ्रीडम, वुमेन की सेफ्टी और फ्रीडम को डिस्क्रिमिनेशन कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बैरियर्स टू सेल्फ रिलायंस, इनइक्वालिटी की वजह से वुमेन जो है वो खुद के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाती है, जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। लैक ऑफ लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़, वुमेन जो है उनको ज़्यादातर कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है लीडरशिप रोल के लिए, जहाँ से उनका जो विच लिमिट्स द रियलाइजेशन ऑफ देयर फुल पोटेंशियल, वो अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुँच ही नहीं पाती क्योंकि उनको मौका ही नहीं दी जा रहा, ठीक है। स्लो पेस ऑफ एम्पावरमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सिग्निफिकेंटली स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। कंक्लूजन पर चलते हैं। इन कंक्लूजन, जेंडर सेंसिटिविटी रेंडर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इंक्लूसिव, जस्ट एंड इफेक्टिव, ठीक है। द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, अगर वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेट करती हैं तो गवर्नेंस जो और भी ज़्यादा बैलेंस्ड और पीपल सेंट्रिक होती है। कन्वर्सली, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, development and democratic values. Therefore, gender equality and women empowerment are absolutely essential for building an equitable and empowered society. Discuss social welfare policies that have fostered a right-based approach in the education and health sector, ठीक है। हमें सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ को डिस्कस करना है जिनसे राइट बेस्ड अप्रोच एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में आई है। डिस्कस सोशल वेलफेयर पॉलिसी विद रेफरेंस टू द नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन को डिस्कस किया जाए। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सोशल वेलफेयर पॉलिसी रेफर्स टू दोज गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ऐसी पॉलिसी और प्रोग्राम जिनका एम होता है एट द डेवलपमेंट ऑफ वल्नरेबल डिप्राइव्ड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज प्रोवाइडिंग दैम बेसिक एमिनिटीज़। एक तो वल्नरेबल डिप्राइव्ड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट करना और उनको बेसिक नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड करना, ठीक है, इन पॉलिसीज़ की मदद से, ठीक है। व्हेन दीज पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड इन सच मैनर दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंश्योर्ड ए फंडामेंटल राइट्स, एजुकेशन और हेल्थ को फंडामेंटल राइट दिया जाता है तो इट इज़ टर्म्ड एज द राइट बेस्ड अप्रोच। भारत के अंदर ये जो अप्रोच है इट हैज़ इवोल्व्ड डिस्टिंक्टली एंड पर्टिकुलरली विद इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स, ठीक है। मेन बॉडी, इवोल्यूशन ऑफ राइट बेस्ड अप्रोच इन द एजुकेशन सेक्टर। सबसे पहला क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009। RTE के अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी गई है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, एक फंडामेंटल राइट है। दिस इफेक्टिवली इस्टेब्लिश्ड एजुकेशन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अंदर पैदा होने वाले हर एक बच्चे को
प्रॉपर एजुकेशन मिले और 14 साल की उम्र तक उन्हें कोई भी काम ना करने दिया जाए, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। प्राइमरी एजुकेशन सभी बच्चों तक मिलनी चाहिए। यहाँ से एक्सपेंशन होगा एजुकेशन का दोनों रूरल और अर्बन एरियाज़ पे, और इंक्रीज एनरोलमेंट रेट्स हमारे बढ़ेंगे। मिड डे मील स्कीम, इस स्कीम, ये जब स्कीम बच्चों को प्रोवाइड की जाती है स्कूल के अंदर, तो दिस लेड टू इम्प्रूवमेंट इन एनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन लेवल्स, ठीक है। हालांकि क्या ये बात सच है? देखो, थ्योरी के अंदर और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। अब मिड डे मील्स आप एक दिन ना खुद एक्सपेरिमेंट करके जाके देखो, आपके आसपास कोई भी सरकारी स्कूल है उसके अंदर, आई एम श्योर, मैं अब प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स से तो मैं मतलब कि मुझे नहीं पता है, बट आप वो चीज़ खुद भी जाके देखो ना। आप लोकल लेवल पर आप अपने सरकारी स्कूल में जाकर देखो और देखो वहाँ के बच्चों को मिड डे मील किस तरीके की प्रोवाइड की जा रही है। लाइक मैंने देखा तो नहीं है, बट मैंने सुना है, तो आई कैन से दैट, बट ये कोई प्रॉपर नहीं है, बट होता है ऐसा, वी नो दैट, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चों को दलिया दिया जाता है, दलिया भी इतना ख़राब क्वालिटी, पत्थर मिल रहे हैं छोटे बच्चों को, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सबको देखनी पड़ती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA, ये जो ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन प्रॉपरली सभी बच्चों को दी जाए। यहाँ से हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये पॉजिटिव है, ये सच बात है, वाकई ही में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। स्कॉलरशिप स्कीम्स, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर। यहाँ से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एजुकेशन दी जाती हैं। डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स, एजुकेशन को और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाता है ई लर्निंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से। दिस इन्हांसेस द टेक्नोलॉजिकल inclusion within the education sector. Development of right-based approach in the health sector, recognizing public health as a right, health began to be viewed not merely as a service. अब हेल्थ को सिर्फ एक सर्विस की तरह ही नहीं बल्कि एक फंडामेंटल राइट की तरह देखा जाता है। यहाँ से गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन का ऑब्जेक्टिव है टू मेक हेल्थ केयर सर्विसेज और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना रूरल और अर्बन एरियाज़ में। स्पेशल एम्फेसिस वॉज प्लेस्ड ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर दिस मिशन, ठीक है। मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम का जो एम है इज़ टू रिड्यूस मेटरनल मोरालिटी रेट्स एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स, इनको जो है कम करना। दिस लेड टू इम्प्रूवमेंट इन की हेल्थ इंडिकेटर्स। आयुष्मान भारत स्कीम, इस स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको कवर किया जाता है, वॉज प्रोवाइडेड टू इम्पोवरिस्ड फैमिलीज। इम्पोवरिस्ड यानी कि जो गरीब परिवार है उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है और उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है क्रिटिकल इलनेसेस के टाइम पर, ठीक है। इम्यूनेशन प्रोग्राम्स, नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को जो है प्रोटेक्शन दी जाती है वेरियस डिजीजेस से, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उनको स्ट्रेंथन किया जाता है। दिस लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज इन द रूरल एरियाज। एक्चुअली आई हैव सीन इट, देयर इज़ अ सिटी नियर द विलेज एंड वहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी एक काफ़ी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हुआ है, नई नई मशीन्स ला कर रखी गई हैं, तो एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज भी आया है। अ स्पेशल स्टडी ऑन द नेशनल हेल्थ मिशन, एक स्पेशल स्टडी की गई थी नेशनल हेल्थ मिशन कर, जिसका ऑब्जेक्टिव था NHM का ऑब्जेक्टिव क्या था? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NHM इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। दिस सर्व्स टू द रिड्यूस एजुकेशन डिस्पैरिटीज, रिड्यूस हेल्थ डिस्पैरिटीज, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इस कंपोनेंट के तहत हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सपेंड किया गया रूरल एरियाज़ के अंदर और भी ज़्यादा फोकस किया गया इन स्ट्रेंथनिंग एंड द प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसके अकॉर्डिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज वो इंश्योर टू अर्बन पुअर, जो शहर में रहने वाले गरीब लोग हैं उनके लिए ये एक्सेसिबल बनाया गया। यहाँ से इम्प्रूवमेंट हुआ हेल्थ आउटकम्स में इन द स्लम एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट एरियाज। आशा वर्कर्स जो है वो एक ब्रिज होती हैं कम्युनिटी और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में। वो हेल्थ केयर अवेयरनेस और डिलीवरी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, डिलीवर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, NHM ने जो है चाइल्ड बर्थ को हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है, जिससे जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा मर गया है, क्योंकि पैदा करते करते बच्चों को कभी कभी माँ की बहुत ज़्यादा मतलब जान निकल जाती थी, क्योंकि
हॉस्पिटल इतने ज़्यादा दूर होते थे तो रोड पे ही कभी कभी उनको करना पड़ता था भाई। अब बेबी आ गया तो कोई दरवाज़ा थोड़ी है जो बंद कर देंगे, तो बेबी आता है तो उनको वहीं डिलीवर करना था। तो कभी कभी मतलब कि हाइजीन की वजह से कभी कभी माँ और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। तो वो जो मोर्टेलिटी रेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसे कम किया गया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स को जो खोला गया है। मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इस मिशन के तहत हेल्थ सर्विसेज आर सब्जेक्टेड टू रेगुलर मॉनिटरिंग। हेल्थ सर्विसेज पर रेगुलर मॉनिटर किया जाता है, उनकी प्रोग्रेस को देखा जाता है। यहाँ से इक्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ती है। इंपॉर्टेंस ऑफ राइट बेस्ड अप्रोच, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी, ये जो अप्रोच है ये बहुत बड़ा एम्फेसिस डालती है इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, देयर बाय प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस देती है सभी के सभी सिटीजन्स को, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू पॉवर्टी एलिवेशन, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ एड इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अब हेल्थ और एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो पॉवर्टी अपने आप कम हो जाएगी। इन्हेंसमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दोनों एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज जो है एक बहुत बड़े पिलर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जो कि एक इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाते हैं। सोशल इंक्लूजन, डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर इंटीग्रेटेड इनटू द मेन स्ट्रीम। गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी, it becomes mandatory for the government to ensure the provisions of these services। मैंडेटरी है कि गवर्नमेंट इन सर्विसेज को प्रोवाइड करे ग्रास रूट लेवल तक। स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इन राइट्स को रीइंफोर्स करके हमारी जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है वो और भी ज़्यादा जो है डीपर लेवल तक आ गया है और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है। इन कंक्लूजन, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज हैव प्लेड अ पाइवोटल रोल इन इस्टेब्लिशिंग एजुकेशन एंड हेल्थ एज राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट्स इन इंडिया। स्कीम जैसे कि RTE, SSA, NHM have rendered these sectors more accessible, equitable and effective. This has not only led to improvement in human development, सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है बल्कि सिग्निफिकेंट हमारी प्रोग्रेस हुई है टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ मोर इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेप्स टेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं सिटीजन्स को एम्पावर करने में और एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने में। डिस्कस द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी विद इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलो भाई देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर आंसरेबल टू द पब्लिक। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस जो आंसरेबल है पब्लिक को एंड लो को फॉर देयर एक्शंस, डिसीजंस एंड पॉलिसीज। सिटीजन एम्पावरमेंट रेफर्स टू द एंडोइंग सिटीजन्स विद देयर रिक्विजिट पावर। सिटीजन्स को पावर मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है और अ राइट्स टू इनेबल देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, और उनको राइट दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट के प्रोसेसेस के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल रख सकते हैं। भारत के अंदर न्यूमेरस कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लाए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं अच्छी गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए विद इन द स्पेसिफिक एम ऑफ रेंडरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल टू द पब्लिक। मेन बॉडी पर चलते हैं। की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। पहला राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में लागू किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो सिटीजन्स को एक अधिकार देता है गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन लेने में। दिस हैज़ इनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी आ गई है और करप्शन कम हो गया है। सिटीजन्स कैन नाउ डायरेक्टली सीक इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ले सकते हैं, देयर बाय कीपिंग द एडमिनिस्ट्रेशन मोर विजिलेंट। लोकपाल एंड लोकयुक्ता। लोकपाल क्या है? एंटी करप्शन बॉडी है। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कंप्लेंट्स को रिगार्डिंग करप्शन। लोकपाल फंक्शन जो है वो सेंट्रल लेवल पर काम करता है और लोकयुक्ता स्टेट लेवल पर काम करता है और यहाँ से ओवरसाइट रखा जाता है हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पर, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी के पास पावर है टू रिव्यू द वैलिडिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को बदलने की पावर जुडिशरी के पास है। यहाँ से गवर्नमेंट फंक्शंस पर अकॉर्डेंस रखी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कुछ काम हो रहा है तो जुडिशरी के पास पूरा अधिकार है उसे रोकने का। ये जो पावर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बिट्रेरीनेस को कम करती है, ठीक है। अर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है कि अनफेयर डिसीजंस बनाना, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना,
ठीक है, तो वो जो है उन सब के खिलाफ इस काम को किया जाता है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट थ्रू मैकेनिज्म सच एज क्वेश्चन आवर, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एंड डिबेट्स। इनकी मदद से पार्लियामेंट के ऊपर जो है सवाल खड़े किए जाते हैं, उनसे जवाब मांगा जाता है। यहाँ से एग्जीक्यूटिव को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रखा जाता है और एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी आती है क्रूशियल मीडियम के थ्रू। सोशल ऑडिट, गवर्नमेंट स्कीम जो है उनको स्क्रूटिनी में डाला जाता है बाय द पब्लिक। ये जो मैकेनिज्म ये पर्टिकुलरली यूटिलाइज किया है इन द स्कीम ऑफ मनरेगा, ये करप्शन को कम करता है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। ई गवर्नेंस सिस्टम, जो डिजिटल गवर्नेंस है, डिजिटल गवर्नमेंट है, वहाँ से ऑपरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। ऑनलाइन सर्विसेज जो है सिग्निफिकेंटली उन्होंने करप्शन को कम कर दिया है और इंटरमीडिएटरीज को कम कर दिया है। की मेजर्स ऑफ द सिटीजन एम्पावरमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पावर टू मेक डिसीजंस हैज़ बीन वेस्टेड इन द पब्लिक एट लोकल लेवल। अब जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो लोकल लेवल तक सबके पास पहुंच गई है। यहाँ से डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, एजुकेशन अवेयरनेस की मदद से सिटीजन्स को जो है अपने राइट समझ आ गए हैं और वो और भी ज़्यादा एम्पावर्ड हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछने में। पब्लिक पार्टिसिपेशन स्कीम्स, सिटीजन्स जो है वो और भी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो गए हैं इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स और यहाँ से जो है पॉलिसीज़ और भी ज़्यादा पीपल सेंट्रिक हो गई हैं। ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, सिटीजन्स कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स एंड हेल्पलाइंस और ऑनलाइन पोर्टल्स की मदद से वो जो है अपनी कंप्लेंट्स रख सकते हैं कंप्लेंट्स को। यहाँ से जो है स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ इशू हो जाता है। मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, मीडिया और जो NGOs हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज़ को एक्सपोज करते हैं और मोरल प्रेशर गवर्नमेंट पर बना रहता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि MyGov प्रोवाइड सिटीजन्स विद अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यहाँ से ग्रेटर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन चलता है। क्रिटिकल एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन डेफिशिएंसीज, बहुत सारी जो स्कीम्स हैं और लॉ जो है वो फेल हो जाते हैं इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होने में। इसकी वजह से जो ऑब्जेक्टिव है वो फुली रियलाइज नहीं हो पाता, पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं जो है पूरा हो पाता। परसिस्टेंस ऑफ करप्शन, इंक्रीज अवेयरनेस होने के बाद, इतने सारे लॉज होने के बाद करप्शन फिर भी पूरे तरीके से इरेडिकेट नहीं हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को अंडरमाइन कर रहा है। डिजिटल डिवाइड, टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, उनके बीच में रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटी आती है और ये जो है ये कंसिक्वेंटली द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस डू नॉट रीच इक्वली, और जो सबके पास इक्वली ये जो ई गवर्नेंस की फैसिलिटीज़ है सब तक नहीं पहुँच पाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, often administrative procedures are so convoluted, इतने ज़्यादा convoluted, इतने ज़्यादा complex होते हैं कि citizens navigate ही नहीं कर पाते उनकी तरफ effectively, और ये जो है scope of empowerment को limit कर देता है। Political interference, बहुत many accountability institutions operate under political pressure, political pressure के नीचे आके काम करती है और यहाँ से उनकी independence कम हो जाती है, compromise हो जाती है। Lack of awareness, एक significant number of citizens remain fully unaware of their rights, बहुत सारे लोग हैं जो उनको आज भी अपने अधिकार के बारे में नहीं पता, इसीलिए एम्पावरमेंट जो है वो अधूरी रह जाती है। In conclusion, several significant steps have been taken in India to ensure administrative accountability and citizen empowerment. इनको रखने के लिए several steps लिए गए हैं जैसे कि RTI, लोकपाल, e-governance और पंचायती राज सिस्टम। ये जो measures हैं इनसे एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो गया है। However, several challenges still persist. आज भी बहुत सारे challenges हैं इनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए। Therefore, it is imperative that these institutions be further strengthened to ensure good governance. इसीलिए इम्पेरेटिव है कि इंस्टीट्यूशंस को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा गुड गवर्नेंस को अप्लाई करने के लिए, पब्लिक एम्पावरमेंट को लाने के लिए। चलो भाई आखिरी सवाल पर चलते हैं। आखिरी सवाल से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। एक तो मनरेगा के बारे में बताओ, ठीक है, मनरेगा जो स्कीम थी वो बताओ और उसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा RTI के बारे में बताओ, व्हाट इज़ RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, कब इंट्रोड्यूस किया और उसके तहत क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने दोनों क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब दे दिया, कमेंट सेक्शन में अच्छा दिल से बढ़िया जवाब दो, जो समझ में आया वो लिखो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे। हर एक बच्चा 50 रुपये क्यों लगाने जब आपको फ्री में जब वो चीज़ मिल रही है, और दिल लगा के अच्छे से बढ़िया आंसर देना है। ठीक है, मैं पर्सनली सेलेक्ट करूँगी उन बच्चों को और फिर अनाउंस भी किया जाएगा, तो अच्छे से जवाब देना है। ये
कभी ना कभी पैसे के लिए ही नहीं, कभी खुद के लिए भी कर लिया करो, ठीक है। मैं देखती हूँ बहुत कम बच्चे कमेंट लिखते हैं, अरे भाई खुद के लिए देखो, टेस्ट करो कि मैंने क्या सीखा है, मनरेगा क्या होता है मैंने बहुत बार बता दिया है, आरटीआई क्या होता है। नोट्स नहीं चाहिए मत लो, कम से कम आंसर लिखो, आपको खुद को पता लगेगा आपको क्या आता है नहीं आता है। बिना देखे चीट नहीं करना है, चीट मेरे को नहीं खुद को कर रहे हो आप, क्योंकि कल पेपर में क्या लिखोगे फिर, ठीक है, जब भी आपका एग्जाम है पेपर में कल क्या लिखोगे फिर, ठीक है। तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए लिखो ये, ठीक है, ये आपके लिए बनाए जाते हैं ताकि आप और भी ज़्यादा और पॉइंट्स लिखा करो कि आपने क्या क्या समझा वीडियो से, ठीक है। नहीं समझ में आए दोबारा देखो, अच्छे से देखो, 2-3 बार देखो जब तक समझ में ना जाए। कल एक दिन में पेपर देना है, अच्छे से क्वेश्चन ऑर्गेनाइज करके दिए हुए हैं, फिर भी बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। अब किसी और की गलती नहीं है, आपकी खुद की गलती है, ठीक है। एक एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ जाओगी तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे भाई, वहाँ पर कोई ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं, टीचर बैठे हैं। अगर टीचर को आप अच्छा आंसर लिख के दोगे तो टीचर भी आपको अच्छे मार्क्स देना चाहता है, ऐसा नहीं है टीचर आपके मार्क्स काटना चाहता है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे कंप्लेन नहीं सुननी है कि अच्छे मार्क्स नहीं आए। और सेकंड बात, अच्छे से आंसर लिखो और अच्छे से पढ़ के जाओ, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके सवाल आएंगे पेपर में, ठीक है। और अच्छे से चैप्टर वाइज की वीडियोज़ देखो, पेपर से एक दिन पहला तो पूरा डेडिकेट कर सकते हो ना अपने एग्जाम के लिए। मुझे आगे से ऐसी कंप्लेन नहीं सुननी चाहिए। Write brief notes on the following: the Executive, Food Security Rights Act and Urban Governance। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। In the realm of public administration and governance, various institutions and laws work in tandem to ensure the effective functioning of the state. State की effective functioning के लिए administration ने कुछ laws बना रखे हैं ताकि काम अच्छे से चले। द एग्जीक्यूटिव, फूड सिक्योरिटी राइट एक्ट एंड अर्बन गवर्नेंस जो है बहुत ही बड़े कॉम्पोनेंट्स हैं मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम के, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। मेन बॉडी पे आते हैं द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है लॉज को इन्फोर्स करने के लिए, कि भी लॉ बना दिया है अब इसको लागू किया जाए, एंड मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने में। इसके अंदर जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स आते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर। कौन कौन? जितने भी हमारे गवर्नमेंटल लीडर्स हो गए, उनके अंदर काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स हो गए, वो सब जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। एग्जीक्यूटिव का प्राइमरी फंक्शन होता है इंक्लूड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, एंड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम्स को एग्जीक्यूट करके रखना। ये एक एक्चुअल ऑपरेशनल यूनिट होती है गवर्नेंस सिस्टम की। इन अ डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल फॉर द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होता है। गिवन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर एग्जिस्ट अ क्लोज नेक्सस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के में एक बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन है, ठीक है। बाय मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस बनाकर जो एग्जीक्यूटिव है वो इंश्योर करते हैं डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को, ठीक है। द फूड सिक्योरिटी राइट एक्ट 2013 के अंदर लगाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव होता है इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट फूड ग्रेन टू द पीपल ऑफ द कंट्री। जो अफोर्डेबल रेट्स पर भारत के लोगों को जो है फूड ग्रेन अच्छी क्वालिटी का देना। दिस एक्ट इस्टेब्लिशेस फूड सिक्योरिटी एज अ लीगल एंटाइटलमेंट, ठीक है, यानी कि एक ऐसी सिक्योरिटी जिस पर हर किसी इंसान का अधिकार है। इस एक्ट के दौरान जो है फूड ग्रेन को प्रोवाइड किया जाता है सब्सिडाइज्ड रेट्स पर इन टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को जो है दिया जाता है, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद स्पेशल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इस एक्ट की मदद से जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हंगर को और माल न्यूट्रिशन को कम करना, और ये जो एक्ट है ये प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। नेक्स्ट इज अर्बन गवर्नेंस। अर्बन गवर्नेंस रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट होता है टाउन्स एंड सिटीज़ को, उसको करने के लिए इट एनकम्पासेस इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मल्टी municipalities and nagar panchayats. The primary objective of urban governance is to provide civic amenities. Cities के अंदर civic amenities देना, जैसे कि water supply, sanitation, road, housing and transportation. रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से जो रोल है अर्बन गवर्नेंस का वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। इट रेंडर्स एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल मोर effective. Urban governance constitutes a vital component of democratic decentralization.
डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करने के लिए अर्बन गवर्नेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ा देता है और अर्बन डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा स्पीड अप कर देता है. इन कंक्लूजन, द एग्जीक्यूटिव फूड सिक्योरिटी राइट एक्ट एंड अर्बन गवर्नेंस सर्व एज द पाइवोटल पिलर ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. कलेक्टिवली ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये गवर्नेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा इफेक्टिव, पीपल सेंट्रिक और प्रोग्रेसिव बना देते हैं. While the executive is responsible for the policy implementation के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है सोशल सिक्योरिटी, और अर्बन गवर्नेंस जो है वो मूवमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को जो है रखती है, ड्राइव करती है. ठीक है, फाइनली आपका ये सब्जेक्ट यहीं पर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स. तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा. वीडियो आपने ध्यान से समझ ली होगी, अपनी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा. और याद रखना, मेरे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन अगर आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप परचेज़ करो उन नोट्स को और अपने नोट्स को सिक्योर करो. और हाँ, हर वीडियो में गिव अवे होता है, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना. और 3 लकी विनर्स आप भी बन सकते हो, आप भी उनमें से एक हो सकते हो. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे. ठीक है, ताकि आपको एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स DU सोल के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम मिलते रहे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स. ठीक है, टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.